यू एक मासूम और नेक दिल लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। बचपन में उसे प्यार दुलार तो छोड़ो, उसके माँ बाप उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे गलती से घर में आ गया हो। बाकी बच्चों को उनके माता पिता परी और राजकुमार समझते हैं, लेकिन इसके तो ऐसे तेवर थे कि इसे सीधा शैतान घोषित कर दिया गया। पहले जुबानी लात घूंसे चलते थे, फिर असली वाले भी चालू हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन इसके पापा जी ने इसे सीधा स्वर्ग का टिकट देने की ठान ली, पर किस्मत भी कह रही थी। खुद बच गया, लेकिन माँ बाप को खो बैठा। अब तकदीर इसे सीधे अनाथालय पहुंचा देती है, जहां इसे डायरेक्टर साहब मिले और वहीं मिका और बाकी बच्चे भी। ये बच्चे भले ही अच्छे थे, लेकिन यू के दिल में पिछले हादसे अभी तक जिंदा थे। भरोसा करना उसके बस की बात नहीं थी। उसे लगता था कि फैमिली का मतलब ही दर्द और तकलीफ है। वो जितना दूर भागता, उतना ही ये अनाथालय के बच्चे इसे अपनाने की कोशिश करते। धीरे धीरे इसका दिल पिघलने लगा और इसे लगने लगा कि शायद ये लोग उसकी असली फैमिली हो सकते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक एक खतरनाक वायरस फैला, जिसने 13 साल और उससे बड़े लोगों को सीधा ऊपर भेज दिया। यू और बाकी छोटे बच्चे ही बचे थे, लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। हालात का फायदा उठाकर पिशाचों ने इन बच्चों को उठा लिया और अपने अंडरग्राउंड शहर में ले जाकर सीधा ब्लड बैंक बना दिया। 4 साल बाद हर दिन खून देना इनकी नई जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन यू को अब ये ह्यूम फार्म पसंद नहीं था। वो आजाद होना चाहता था। एक दिन जब वो मिका से अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था, तभी उसने देखा कि 2 पिशाच छोटे बच्चों पर ऐसे जूते चला रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, सड़क पर पड़े कूड़े के थैले हों। ये देखकर यू का खून खौल उठा। वो गुस्से से तिलमिलाया और बिना कुछ सोचे समझे उन पिशाचों पर टूट पड़ा। लेकिन अफसोस, 12 साल का बच्चा और ताकतवर पिशाच। ये लड़ाई वैसी ही थी जैसे मच्छर हाथी से टकराने की कोशिश करे। यू की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन पिशाचों की बेरमी अभी बाकी थी। उनमें से एक ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में टांग दिया, जैसे कोई पुराने कपड़े सुखा रहा हो। धमकी दी कि अगर ज्यादा उछला तो सीधा नीचे फेंक देगा। मिका ये देखकर घबरा गया। दोस्त को बचाने के लिए वो पिशाचों से मिन्नतें करने लगा, मगर उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सब कुछ खत्म ही लग रहा था कि अचानक फेरेड, एक रईस पिशाच, वहाँ टपक पड़ा और बाकी पिशाचों को यू को नुकसान पहुँचाने से रोक दिया। मिका ने फेरेड को देखकर मुस्कुरा दिया और वो भी बड़े ठाट बाट से उसे रात में अपने मिशन आने का न्योता दे गया। यू को ये देखकर झटका लगा। मिका और इस रईस पिशाच का क्या कनेक्शन था? उस रात यू छत पर लेटा सोच रहा था कि आखिर मिका कहाँ गया। तभी अनाथालय के किसी बच्चे ने उसे अंदर खाने के लिए बुलाया। अंदर सब खुश थे क्योंकि उस दिन खाने में करी बनी थी और जिसने भी ये बनाई थी उसने सबको बताया कि मिका की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ था। यू को मिका कहीं नजर नहीं आया तो उसने पूछताछ शुरू की। तभी उसे पता चला कि मिका तो फेरेड के मिशन गया था। अब यू को समझ आ गया, मिका ने इन बच्चों के लिए खाना जुटाने के लिए अपना खून बेच दिया था। ये सोचकर उसके हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। रात को जब मिका वापस आया तो यू ने उसे सीधा पकड़ लिया, लेकिन मिका खुश था, मानो कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसने बताया कि उसने फेरेड के मिशन से एक मैप और गन चुरा ली है। अब उनके पास इस नरक से भागने का मौका था। उम्मीद की एक किरण देखकर दोनों ने बाकी बच्चों को जगाया और अंडरग्राउंड शहर से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही वे एग्जिट के करीब पहुंचे, फेरेड वहाँ पहले से खड़ा था, जैसे इस पल का इंतजार कर रहा हो। वो मुस्कुराया और बताया कि उसने जानबूझकर उन्हें भागने दिया था ताकि उनकी उम्मीदों को आखिरी पल पर कुचल सके। इसके बाद उसने एक एक कर बच्चों का बेरमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे बच्चे उसकी खूनी हवस का शिकार हो गए और सिर्फ मिका और यू ही बचे। अपने दोस्त को बचाने के लिए मिका ने गन उठाकर फेरेड पर फायर किया, मगर उससे पहले ही फेरेड ने अपने पंजे से उसे बुरी तरह छलनी कर दिया। खून से लथपथ मिका ने यू को भागने के लिए कहा, लेकिन यू ने गन उठाई और सीधा फेरेड के सिर में गोली मार दी। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मिका अपने ही खून की नदी में डूब चुका था। यू ने उसे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर मिका ने उसे धक्का देकर कहा, भाग जा, इससे पहले कि तू भी मारा जाए। यू के चेहरे पर आंसू थे, कपड़े मिका के खून से भीग चुके थे। आखिरी बार दोस्त की लाश को देखकर वो अंडरग्राउंड शहर से भाग निकला। यू जैसे तैसे मौत के मुंह से निकला, लेकिन बाहर आते ही उसे एक और नया झटका मिला। सामने गुरिन और उनकी टीम खड़ी थी, मून डीमन कंपनी के सिपाही जो पिशाचों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। गुरिन ने यू को देखा और उसे हाया कुया अनाथालय का छुपा हुआ हथियार कहकर बुलाया। फिर उसे एक मौका दिया, अगर वो बदला लेना चाहता है तो उनके साथ आकर लड़ सकता है। दिल टूटा हुआ था, आंखों में आंसू और सीने में जलता हुआ गुस्सा। यू ने गुरिन की बातों को आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ा और कसम खाई कि अब वो खुद को एक हथियार बना देगा और हर एक पिशाच का सर्वनाश करेगा। 4 साल बीत गए। पिशाचों के हाथों अपना परिवार खोने के बाद यू का दिल अब ठंडा नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ था। अब उसे किसी से जुड़ने से डर लगता था, कहीं फिर से कोई छिन न जाए। गुरिन ने उसे मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन तब से उससे कोई बात नहीं की। गुरिन का ध्यान खींचने के लिए यू ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसे सस्पेंड कर दिया जाए। शायद इस बहाने गुरिन उसे फाइटिंग टीम में शामिल कर ले। लेकिन तभी उसकी क्लासमेट शिनोआ ने उसे छेड़ा और कहा कि उसे सीधे
सीधा रहने की जरूरत है। उसने गुरिन का एक मैसेज दिया, जब तक दोस्त नहीं बनाओगे तब तक आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। ये सुनकर यू की जल गई। क्या बदला लेने के लिए अब उसे दोस्त बनाने पड़ेंगे? गुस्से में वो क्लास से बाहर निकला, लेकिन शिनोआ उसके पीछे लग गई। उसने बताया कि उसे यू की हरकतों पर रिपोर्ट बनानी है। इसी बीच दोनों ने स्कूल में हंगामा सुना। जाकर देखा तो उनका क्लासमेट योइची कुछ गुंडों के निशाने पर था। यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन गुंडों ने योइची को लाइव स्टॉक कहा तो उसके जख्म फिर से हरे हो गए। शिनोआ ने चेतावनी दी कि अगर उसने किसी सिविलियन पर हमला किया तो गुरिन उसे आर्मी में नहीं लेगा। इसलिए यू को जबरदस्ती चुप रहना पड़ा और ऊपर से खुद भी पिट गया। अब तक तो वो सिर्फ योइची को बुली किड समझ रहा था, लेकिन अब वो खुद बुली किड 2 बन चुका था। बदमाशों के लिए छोटे मोटे काम करते वक्त योइची ने यू को बताया कि वो मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहता है। उसकी बहन ने उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। यू का दिल पसीजने की जगह कटाक्ष मोड में चला गया। उसने साफ कह दिया, तू बहुत कमजोर है, आर्मी में जाने के लायक नहीं है। ये सुनकर योइची की आंखें भर आई, लेकिन इससे पहले कि और ड्रामा हो पाता, पास की बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका हुआ। सायरन बज उठे, एक पिशाच भाग चुका था। शिनोआ ने लड़कों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा, जबकि वो खुद मून डीमन कंपनी से संपर्क करने चली गई। लेकिन यू को अब बस एक ही चीज दिख रही थी, गुरिन को साबित करना कि वो लायक है। धड़कन तेज थी, डर भी था, लेकिन जुनून और गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। यू पीछे भागा और स्कूल में घुस गया। अपनी तलवार उठाई और एक क्लासरूम में जा पहुंचा, जहाँ एक पिशाच एक स्टूडेंट की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाने ही वाली थी। यू ने एक पल भी गवाए बिना दखल दिया। पिशाच ने तुरंत अपना टारगेट बदल लिया। अब उसे यू का खून चाहिए था। वो बेहद तेज और ताकतवर थी। यू की तलवार के हर वार को चकमा दे रही थी और अपने नाखूनों से भयंकर हमले कर रही थी। जैसे ही पिशाच उस लड़की पर झपटी जिसे वो शुरू में निशाना बना रही थी, अचानक से योइची कहीं से प्रकट हुआ। हाँ, वही योइची जो अभी तक डरा समा था, अब सामने आ गया। उसने पिशाच को टैकल कर दिया, जिससे यू को एक छोटा सा मौका मिल गया। लेकिन पिशाच इस दखल से भड़क गई और गुस्से में योइची पर वार करने लगी। यू ने अपनी तलवार से रास्ता रोक दिया, लेकिन पिशाच ने उसे गले से पकड़ लिया और खिड़की से कूद गई। अब दोनों हवा में थे। यू ने मौका देखकर उसकी तलवार पेट में घूम दी, जिससे पिशाच दर्द से चीख उठी। लेकिन वो फिर भी कमजोर नहीं हुई, बल्कि उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो उसका खून पीकर फिर से ताकतवर हो जाएगी, इससे पहले कि मून डीमन कंपनी यहाँ पहुँचे। लेकिन तभी गुरिन अचानक प्रकट हुआ। उसने अपनी शापित तलवार सीधा पिशाच के दिल में घूम दी। पिशाच के प्राण वही पखेरु हो गए। यू ने तुरंत गुरिन से कहा, अब तो मुझे कंपनी में ले लो। लेकिन गुरिन ने उसे ताने मारते हुए कहा, मुझे उन बच्चों से नफरत है जो टीम वर्क नहीं समझते, और उसे फिर से ठुकरा दिया। इतने में योइची आया और रोते रोते यू से लिपट गया। तू ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये इमोशनल सीन ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि योइची ने जोर से यू को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। शिनोआ ने हंसते हुए ताना मारा, अब तो तुम्हें यू को टीम में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने दोस्त बना लिया है। गुरिन हक्का बक्का रह गया। बेहोश होने के बाद यू ने अपने अनाथालय के परिवार का सपना देखा। मिका उससे बोला, अच्छा किया दोस्त बना लिया, सिर्फ बदले के लिए जीना बहुत दर्दनाक होता है। अब हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे। जैसे ही वे चलने लगे, यू ने चिल्लाकर मिका को रोकने की कोशिश की। रुको, मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द से मिका का नाम पुकारने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। वो अब एक अस्पताल के बिस्तर पर था। योइची उसके पास बैठा था। शिनोआ ने बताया कि सेना ने उनके साहसिक कार्यों को मंजूरी दे दी है और अब वे आधिकारिक रूप से मून डीमन कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद यू पूरी तरह से ठीक हो गया और अगले चरण के लिए तैयार था। गुरिन, जिसने यू में बदलाव देखा था, अब मान चुका था कि वो तैयार है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपना कर्ज गियर मिले। कर्ज गियर एक शक्तिशाली हथियार था जो एक राक्षस द्वारा शापित था। यू, योइची और एक और लड़का गुरिन के साथ अनुष्ठान कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें अपने शापित हथियार प्राप्त करने थे। रास्ते में गुरिन ने समझाया, हर कर्ज गियर में एक प्राचीन और शक्तिशाली राक्षस बंद है। अगर तुम इसे वश में नहीं कर पाए तो ये तुम्हें खा जाएगा। अनुष्ठान शुरू हुआ। यू ने आगे बढ़कर एक हरी ब्लेड वाली तलवार उठाई। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और वो खुद को एक अजीब दुनिया में चलता हुआ महसूस करने लगा। ये जगह चारों ओर बादलों से भरी एक रहस्यमयी दुनिया थी, सुकून भरी, लेकिन कुछ गलत था। फिर उसने सुना यू। उसने मुड़कर देखा, मिका खड़ा था। यू हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। मेरी भावनाओं से मत खेलो राक्षस, तुम मिका की नकल कर रहे हो। मिका हल्के से मुस्कुराया, मुझे लगा कि तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी को छूकर तुम्हें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम तो हिले भी नहीं। यू ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मेरा समय मत बर्बाद कर और वो ताकत दे जो मैं चाहता हूँ। अचानक मिका के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जगह एक काली अज्ञात आकृति उठ खड़ी हुई। राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। उसने यू से पूछा, तुम इस शक्ति के लिए इतने बेताब क्यों हो? यू ने बिना झिझके जवाब दिया, बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपना परिवार खो दिया। राक्षस हंस पड़ा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मैं तुम्हें अनंत शक्ति दे सकता हूँ। लेकिन तभी एक और जानी पहचानी आवाज गूंजी, बस इतना काफी नहीं है यू। यू ने मुड़कर देखा और उसके अनाथालय के सारे
सारे दोस्त जमीन पर मृत पड़े थे। जैसे ही अनाथालय के बच्चों की आवाजें गूंजी, यू का दिल कांप उठा। क्या तुम फिर से हमें छोड़ दोगे? ये कहाँ का न्याय है कि सिर्फ तुम दोस्त बनाओ और खुश रहो? यू के चेहरे पर दर्द झलक उठा, लेकिन उसने दांत भींचकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। उसने पूरी ताकत से राक्षस पर चिल्लाया, बस करो, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपनी हर कीमती चीज की रक्षा कर सकूं। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा दिल मजबूत रहा तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, लेकिन अगर तुम जरा भी कमजोर पड़े तो मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। मेरा नाम असुरमारू है। इसके बाद उसने यू के भीतर की एक भयानक सच्चाई उजागर की, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब इंसानी नहीं रहा, शायद किसी प्रयोग का नतीजा है। यू हक्का बक्का रह गया। और एक बात याद रखो यू, इंसान कभी कभी राक्षसों और पिशाचों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। यू की आंखें खुली। वो अब भी अनुष्ठान कक्ष में था, हाथ में शापित तलवार थी। उसने चारों ओर देखा। किमिजुकी ने भी अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन योइची अब भी अपने राक्षस से लड़ रहा था। बचो! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और धूल के गुबार के बीच गुरिन की गूंजती आवाज आई। योइची नाकाम हो गया। अब वो राक्षस के कब्जे में है। जैसे ही धुआं छटा, सबने देखा योइची पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नाखून तेज और नुकीले हो चुके थे, दांत पिशाचों जैसे, आंखों के नीचे अजीबोगरीब चिन्ह और पतली धारदार पुतलियां। उसने एक बड़ी हरी धनुष को प्रकट किया और गुर्राया, इंसान कितने बेकार होते हैं। गुरिन ने आदेश दिया, यू, किमिजुकी, उसे मार डालो। यू ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैं योइची को मारने नहीं दूंगा। वो झपट कर आगे बढ़ा और एक जोरदार वार से धनुष को योइची के हाथ से गिरा दिया। गुरिन चिल्लाया, तलवार पर ध्यान दो मूर्ख, असली दुश्मन योइची नहीं बल्कि राक्षस है। लेकिन तभी योइची अचानक अतीत की एक दर्दनाक याद में चला गया। अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, योइची, बिस्तर के नीचे छिपे रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर चीखें, खून और एक डरावना सन्नाटा। मैं अब और नहीं छिपूंगा, मुझे अपनी रक्षा के लिए शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। उसी क्षण उसने राक्षस को काबू कर लिया। धनुष उसके हाथ में दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार योइची ने उसे फेंक दिया और दौड़कर यू से लिपट गया। गुरिन ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, योइची में जबरदस्त प्रतिभा है, लेकिन अपराध बोध उसकी जीवनी शक्ति को कमजोर कर रहा था। उसने योइची के कंधे पर हाथ रखा, बदले की आग से खुद को मत जलाओ, अपने दोस्तों की रक्षा के लिए जियो। फिर उसने यू की ओर देखा और कहा, अपनी पुरानी फैमिली को भूल जाओ, यही तुम्हारी नई फैमिली है। उसने घोषणा की, तुम तीनों अब एक स्क्वाड के रूप में लड़ोगे, तुम्हारा लीडर होगा शिनोआ। अब जब तीनों ने अपने शापित हथियार प्राप्त कर लिए और टीम वर्क साबित कर दिया, तो गुरिन ने फैसला किया, कल से ही तुम्हें मोर्चे पर भेजा जाएगा, जहाँ पिशाच टोक्यो का कब्जा दोबारा पाने की साजिश रच रहे हैं। अगले दिन जैसे ही कार्गो ट्रक बैटलफील्ड के करीब पहुँचता है, ड्राइवर ऐलान करता है, बस 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। पूरी टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी चेनोआ एक बम गिराती है। भाई सच्ची बात बताऊं, अभी के हाल में तुम सब फ्रंट लाइन पर काम के नहीं हो। इससे पहले कि कोई उसका इंसल्ट पर्सनली ले, वो जेब से कुछ मैजिक पिल्स निकालती है और समझाती है, ये लो, इसे खाओ और तुम्हारा डीमन सिंक इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी पावर बूस्ट हो जाएगी। एक पिल 1.5 एक्स पावर, 2 पिल्स डबल पावर, 3 पिल्स भाई रिप, अंदरूनी अंग फट जाएंगे, सीधा स्वर्ग यात्रा। और हाँ, 15 मिनट की बैटरी लाइफ। उसके बाद बॉडी सीधा लो बैटरी मोड में चली जाएगी। यू सुनकर सोच में पड़ जाता है, भाई ये सही में कर्ज गियर की पावर बढ़ाने का तरीका है। शिनोआ कंधे उचका के बोलती है, असल में तो ट्रेनिंग चाहिए, पर इतना टाइम किसके पास है? अभी के लिए यही एक ऑप्शन है। अब मैदान पर एंट्री होती है। ग्रुप पहुंचता है और देखता है गुरिन कोने में घिरा पड़ा है, सामने खूंखार वैम्पायर खड़ा है। चेनोआ बिना टाइम वेस्ट किए हुक्म देती है, सब पिल्स ले लो, ताकत बढ़ाओ और गुरिन को बचाकर भागो। टीम बिना सवाल किए उसकी बात मानती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, गुरिन को सीधा वैम्पायर छुरा घूम देता है। गुस्से में यू चिल्लाता है, अबे दूर हट गुरिन से। वो दौड़ता है और पूरी ताकत से कर्ज गियर वैम्पायर के सीने के पार घुसेड़ देता है, पर तभी उसकी नजरें वैम्पायर से मिलती है। उसकी आंखें गुस्से से झट से शौक में बदल जाती है। ये मिका है, बचपन का खोया दोस्त, जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था। उसी पर वार कर दिया। तभी गुरिन गुस्से में चिल्लाता है, यू ब्लेड कर्स यूज कर, मिका को खत्म कर। पर यू के हाथ कांपने लगते हैं, वो हिल भी नहीं पाता। गुरिन खुद मिका पर वार करने जाता है, पर मिका बिजली की तेजी से अटैक को डॉज कर लेता है। गुरिन का गुस्सा फूट पड़ता है। धड़ाम, गुरिन सीधा यू को घूसा जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की। यू गिरता है पर तुरंत माफी मांगता है, सॉरी, पर मिका मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। गिल्ट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया अकेला मरने के लिए। उधर मिका और वैम्पायर लीडर फेरेड यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और तभी गुरिन पूरे जोश में चिल्लाता है, सब लोग पीछे हटो, जल्दी से रिट्रीट करो। पर यू का एग्जिट गेट फेरेड ने ब्लॉक कर दिया था। फेरेड मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, जाने की इतनी जल्दी क्यों? बच्चे चलो एक गेम खेलते हैं। बस इतना सुनना था कि यू के दिमाग में पुरानी यादें तड़कने लगी। वो मंजर जब इसी फेरेड ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। गुस्से में यू का खून खौल उठा। तेरी ये स्माइल, अब फोड़ दूंगा तेरा चेहरा। वो फेरेड पर टूट पड़ता है, पर फेरेड को खरोंच
समझ तक नहीं आती। इधर हालात बेकाबू हो रहे थे और मिका एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। यू, मैं तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, इन इंसानों को छोड़ और मेरे साथ चल। यू चौंक जाता है, पर तू इस फेरेट के साथ क्यों है जिसने हमारे पूरे परिवार को मारा? मिका उसकी बात को झटक देता है और यू को गोद में उठाकर भागने लगता है। तू नहीं समझेगा, ये इंसान तुझे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यू गुस्से से चीखता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। पर तभी यू पीछे देखता है और उसकी रूह कांप उठती है। चेनोआ जमीन पर पड़ी थी, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। एक वैम्पायर ने उसे बुरी तरह काट लिया था। यू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, कुछ अंदर से टूट गया था और फिर कुछ अजीब हुआ। उसकी बाई आंख लाल हो गई, चेहरे पर खून की धार बहने लगी, उसका शरीर ट्रांस में चला गया। अचानक यू एक गोल्डन प्लेन पर खुद को पाता है। वहाँ असुरा मारू खड़ी थी। यू दहशत में पूछता है, तू मुझे पजेस कर रही है? पर असुरा मारू सिर हिलाती है, नहीं, मैं खुद डर रही हूँ उस दानव से जो तेरे अंदर है। वो कोई नॉर्मल राक्षस नहीं, वो एक देवता है जो दुनिया का न्याय करने आया है। तभी यू की आंखों के सामने 7 मैसिव ट्रम्पेट्स प्रकट होते हैं, रोशनी की किरणों से निकलते देवदूत। असुरा मारू चिल्लाती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा इंसानी हिस्सा अब खत्म हो रहा है। रियलिटी में यू का पूरा शरीर डरावने तरीके से बदलने लगता है। एक आंख पूरी तरह काली हो जाती है, कंधे से अजीब टहनी जैसी चीज निकलने लगती है। मिका हॉरर में पीछे हट जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यू से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर यू सीधा मिका पर वार कर देता है। पूरा गैस स्टेशन तबाह हो जाता है और तभी अंधेरे से उभरता है क्रॉली, वही वैम्पायर जिसने अभी अभी शिनोआ को काटा था। यू ने क्रॉली पर तलवार से ऐसा वार किया कि पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, जमीन फट गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। लोग सहमे हुए थे, ये आदमी है या कोई कयामत का देवता? क्रॉली हक्का बक्का रह गया। अरे ये बच्चा तो सीरियसली खतरनाक हो गया। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, यू का पागलपन एक नए लेवल पर चला गया। उसने अपनी कर्स गियर को समन किया, पूरा माहौल काले धुएं से ढक गया। ब्लैकनेस का एक विशाल पिलर उठ खड़ा हुआ, इसके टॉप पर एक चमकदार हेडलाइट जैसी चीज बनी और धीरे धीरे वो रोशनी नीचे गिरने लगी। बूम, एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, पूरा इलाका हिल उठा। यू की आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, हर पापी का सहार। वो शिनोआ की ओर बढ़ने लगा, सब खत्म कर दूंगा। पर तभी मिका सामने कूद पड़ा। रुक जा यू, मैं तुझे खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। यू का हमला मिका के सीने पर जा लगा, खून का फवारा फूट पड़ा। गुरिन चीख पड़ा, शिनोआ अभी भी वक्त है, उसे रोक सकती हो। शिनोआ ने यू को पकड़कर जोर से गले लगा लिया। यू प्लीज वापस आ जाओ। यू की आंखों से अंधेरा छटने लगा, उसने खून थूक दिया और बिल्कुल बेसुध हो गया। शिनोआ उसे रोते हुए कसकर पकड़े रही। मिका दुनिया को कोसते हुए फर्श पर गिर गया। पर दूर फेरेड ने अपनी ठंडी उंगलियों से गुरिन की गर्दन पकड़ रखी थी। ही क्या कमाल का मॉन्स्टर तैयार किया है मैंने। पर गुरिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हमें जो चाहिए था वो हम हासिल कर चुके हैं। उधर एक छत पर टारगेट लॉक। शिन्या हिरागा ने अपनी गन उठाई। अब फेरेड की बारी। उसने बया कामारू ट्रिगर दबा दिया और 3 एथेरियल टाइगर्स निकलकर सीधे फेरेड पर झपट पड़े। गुरिन को मत मारना, वो कोई पोकेमोन नहीं है जिसे कैच करना है। फेरेड ने बचने की कोशिश की पर एक स्क्रैच आ ही गया। समझ गया, अगली बार ये वार सीधा मौत देगा। और तभी अंधेरे से इंसान योद्धाओं की एक पूरी फौज निकल आई। किरीटो हरागी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में गुरिन के लिए सिर्फ हिकारत है। एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए तूने ठीक ठाक काम किया, पर अब किरीटो लीड करेगा। नवाबों को पकड़ो। अब वैम्पायर्स को हरागी, इंसानों और जापानी इंपीरियल डीमन आर्मी के गुस्से का एहसास होगा। युद्ध शुरू होता है। शिनोआ अंडरग्राउंड जाती है। यू कायरो की खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वो एक सीक्रेट लैब के सामने पहुंचती है जहां सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। रुको, ये इलाका प्रतिबंधित है। पर शिनोआ अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालती है और उसमें अपने खानदान का क्रेस्ट दिखाती है। जापानी इंपीरियल डीमन आर्मी की वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट से हूँ। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अंदर साइंटिस्ट खून की शीशियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुरिन ऑफिस में बैठा सब देख रहा है। शिनोआ गुरिन का कॉलर पकड़कर पूछती है, यू के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या था और तूने उसे कौन सी दवा दी थी? गुरिन मुस्कुराता है, सवाल घुमा देता है, बता इंसान इस दुनिया में कैसे जिएंगे जहाँ मौत के घुड़सवार और वैम्पायर्स भरे पड़े हैं। शिनोआ की बहन के बारे में बात छेड़ता है, उसने तो अपनी जान ही दे दी थी कर्स्ड गियर के लिए। शिनोआ का चेहरा लाल पड़ जाता है। गुरिन उसे चिढ़ाने लगता है, तो तुझे यू पर क्रश है? शिनोआ गुस्से में मुंह फेर लेती है, नन्ही बकवास बंद कर। गुरिन आखिरकार कहता है, दवा का असर 5 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर यू उठ जाएगा। 5 दिन। शिनोआ यू के अस्पताल के बेड के पास बैठी है, उसका हाथ पकड़कर बस यही सोच रही है, कब उठेगा ये पागल। पर जोर से बोल देती है, और हाँ, मुझे इस पर क्रश नहीं है। फ्लैशबैक, युद्ध के समय मिकाएला इंसानों से गुस्से में पागल हो चुका है। फेरेड उससे शांति से रहने को कहता है, पर मिका सिर्फ यू को बचाना चाहता है। पर फेरेड सिर्फ हंसता है। इंसानों की ख्वाहिशें गंदी होती है, अब इसे बचाना नामुमकिन है। अचानक शिनोआ यू को गले लगा लेती है। मिकाएला गुस्से में चिल्लाता है। फेरेड मजे से पूछता है, ओह, तो तुझे इंसानों से नफरत हो गई? पर मिका चीख कर कहता है, चुप कर फेरेड। फेरेड मुस्कुराता है, देखते हैं तू आगे क्या बनता है, लेकिन अभी हमें
जाना होगा। फेरिड मिका के कंधे पर हाथ रखता है। हाथ हटाओ मुझसे, मिका गुस्से में चिल्लाता है, पर फेरिड हंसते हुए उसकी गर्दन पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एक अजीब सी लैब में मिका एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर है। वो नग्न, कांपता हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कर्स डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है। भाप के साथ कंटेनर खुलता है। मिका होश में आता है और धीरे से अपने आंसू पोंछता है। मैंने वैम्पायर बनने के बाद कभी नहीं रोया, वो खुद से बुदबुदाता है। मिका, लाकिस और रेनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं। लाकिस गुस्से में कहता है, सिर्फ एक इंसान की वजह से हम इतनी मुसीबत में हैं। मिका चुप रहता है। तेरी हालत सबसे खराब थी। घाव कैसे है? लाकिस पूछता है, पर मिका कोई जवाब नहीं देता। लाकिस चिढ़ जाता है, फिर से इग्नोर कर रहा है। रेनी दूसरी बात छेड़ती है, वो राक्षस कौन था जिससे हमने सामना किया? लाकिस संकेत देता है। प्रोजेनिटर काउंसिल इस बात से परेशान है कि इंसान सराफ ऑफ द एंड नाम की खतरनाक जादुई शक्ति पर रिसर्च कर रहे हैं। शिंजुकू पर हमला इसी चीज को हासिल करने के लिए किया गया था, लेकिन क्या हम सफल हुए? पता नहीं, क्योंकि लॉर्ड फेरिड कमांड में था और उसकी हरकतों का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लाकिस धीरे से कहता है, मुझे लगता है मिका और उस मॉन्स्टर का कोई गहरा कनेक्शन है। शायद यही वजह है कि क्वीन क्रिल उसे अपना फेवरेट मानती है। रेनी और लाकिस जानना चाहते हैं कि मिका असल में है कौन, पर मिका सिर्फ गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं कुछ नहीं, बस एक बदसूरत वैम्पायर हूँ। लाकिस हैरान रह जाता है। मिका को रॉयल ऑडियंस चैम्बर में बुलाया जा रहा है। क्रिल टेपीज ने उसे मिलने बुलाया है। लाकिस हंसता है, तो क्वीन ने अपने पालतू को बुलाया है। मिका कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ 7 दिन बाद अस्पताल में यू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तू जा गया। योइची जो पास में सो रहा था खुशी से उछल जाता है। यू झट से पूछता है, बाकी सब ठीक है? योइची उसे गले लगाता है। हाँ, तू ही अकेला था जो सबसे ज्यादा घायल था। तू कोमा में 7 दिन तक था। अस्पताल में योइची के जाने के बाद यू गहरी सांस लेता है। सब ठीक है, वो राहत की सांस भरता है, पर एक ख्याल उसे अंदर तक हिला देता है। क्या मिका सच में जिंदा था या वो बस एक सपना था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर मिका जिंदा है तो कुछ भी और मायने नहीं रखता। तभी दरवाजा खुलता है। अरे वाह, बड़ा रोनी बच्चा बन गया तू। शिनोआ मजाक उड़ाती है। यू घबरा कर आंसू पोंछने लगता है, पर शिनोआ मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, जब अपने जिंदा होने की खबर मिले तो रोना बनता है। वैसे मैं खुश हूँ कि तू जा गया, वो कहती है और पास आकर बैठ जाती है। यू धीरे से पूछता है, आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शिनोआ हंसती है, तूने बीच लड़ाई में कहा सोने जा रहा हूँ और सच में सो गया। यू, ऐसा थोड़ी होता है। शिनोआ फिर गंभीर होते हुए बताती है, तू अचानक बेहोश हो गया और हमारी यूनिट पूरी तरह हारने वाली थी। पर तभी किरितो और शिन्या हरागी की मुख्य यूनिट समय पर आ गई। उन्होंने बहुत सारे सामान्य वैम्पायर मार दिए, पर नोबल्स को हरा नहीं पाए। कुछ वैम्पायर पकड़े गए, लेकिन ज्यादातर भाग गए। यू की आंखें बड़ी हो जाती है। मिका का क्या हुआ? क्या वो अब भी मेरा दोस्त है या दुश्मन? बस अगर मिका जिंदा है तो और कुछ मायने नहीं रखता। शिनोआ गहरी सांस लेकर कहती है, मिका को वैम्पायर्स उठा ले गए। यू मुस्कुराता है, थैंक शिनोआ। शिनोआ, पर एक बात ध्यान में रखना, अस्पताल से बाहर मत जाना और अकेले वैम्पायर्स के पीछे भागने की सोच भी मत। यू, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पर उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिका मैं तुझे फिर से जरूर देखूंगा। और वो बिना किसी झंझट के मान भी जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर लड़ाई के बाद स्क्वाड बेस की ओर निकल लेता है, लेकिन शिनोआ अकेली घुटनों के बल बैठी रह जाती है, जैसे किसी ने गेम ओवर कर दिया हो। वो अपने दिमाग में यू, मिका और अपनी संघर्षों से भरी फैमिली को याद करने लगती है, जब अचानक यू उसकी सोच का बल्ब बंद कर देता है। बोला, वाह, तू तो सच में मेरे लिए टेंशन ले रही थी। यू की नजर उसके गले की पट्टी पर पड़ती है और भाई साहब सीधे CSI मोड में आ जाता है। झुक कर देखने लगता है। शिनोआ का चेहरा टमाटर बन जाता है, लेकिन वो समझाती है कि वैम्पायर उसके खून का फ्री सैंपल लेकर चले गए थे। तभी मिशुबा कमरे में घुसती है और भड़क जाती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई और ही मामला सेट हो रहा है, लेकिन सीन तो कुछ और ही था। बस क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग। मिशुबा की गर्दन पर भी वैसा ही निशान था, जिस पर यू तुरंत सवाल दाग देता है। तभी अचानक लाइट ऑन होती है और किमिजुकी सरकारी अफसर वाले स्टाइल में घुसता है। मिशुबा को शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, कोई मछली मार्केट नहीं। उसके साथ योइची भी एंट्री मारता है। मिशुबा भड़क कर किमिजुकी को लताड़ने लगती है, लेकिन भाई साहब उसकी बात हवा में उड़ाकर सीधे यू का हालचाल पूछने लगते हैं। यू थैंक्स बोलता है, लेकिन किमिजुकी अपने ठेठ अंदाज में उसे झाड़ देता है कि मैं क्यों तेरी टेंशन लूंगा। शिनोआ मौका देखते ही किमिजुकी की खिंचाई कर देती है। अच्छा, तो फिर पहले क्यों इतनी चिंता हो रही थी? किमिजुकी सीधा लाल टमाटर मोड में चला जाता है और सफाई देने लगता है। योइची भी ठप्पा लगा देता है कि हाँ, मान भी जा। यू सबको परेशान करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये देखकर खुश होता है कि पूरी टीम अब भी सलामत है। स्क्वाड वाले डिसाइड करते हैं कि यू को अभी पूरा आराम देना है और मिका को बचाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। किमिजुकी उठकर ड्रिंक्स लेने चला जाता है और शिनोआ तुरंत उसे उसकी बहन का नाम लेकर छेड़ देती है। योइची भी साथ हो लेता है। शिनोआ फिर मिशुबा को छेड़ती है, लेकिन मिशुबा पलटकर जवाब देती है, अच्छा तू खुद क्या कर रही है? शिनोआ कंधे उचका देती है, मैं स्क्वाड लीडर हूँ, मेरे लिए छूट है। दूसरी ओर शाही दरबार में क्वीन क्रूल ठंडी नजरों से देख रही थी। सामने मिका चुपचाप बैठा था। सांगविनम में लकिस और
रिन्ना एक बेंच के दो छोरों पर ऐसे बैठे थे जैसे दोनों में ठंडी जंग चल रही हो। गुरिन इकोनो का स्क्वाड बिना गुरिन के कैफेटेरिया में बैठा था, चारों तरफ सैनिकों से घिरा हुआ, और वहीं क्राउली उस फोर्ड अपनी कुर्सी पर रिलैक्स मूड में बैठा वाइन ग्लास से खून का सिप ले रहा था। नीचे फर्श पर चेज बेल और हॉन्स कल शतरंज खेल रहे थे, पर असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। शिन्या हारागी लैंप की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रहा था, पूरी विद्वान टाइप मोड में। दूसरी तरफ फुरिडो हारागी अपने ऑफिस की खिड़की से उजड़े हुए शिंजुकू को देख रहा था जैसे किसी आर्ट मूवी का दुखी कैरेक्टर हो। टेबल पर सेराफ ऑफ द एंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और एक तलवार पड़ी थी जैसे किसी खतरनाक प्लान की शुरुआत होने वाली हो। शिनोआ और मित्सुबा किसी कमरे में थे, शायद यू का कमरा। यू उठता है, खिड़की बंद करता है और सोचता है कि आखिर उसके किसी भी दोस्त की मौत कैसे नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात, मिका अब भी जिंदा है। यू को मिका के बारे में सोचकर ऐसा महसूस होता है कि जब तक मिका जिंदा है वो कुछ भी कर सकता है। उधर सांगविनम के अंधेरे में मिका चुपचाप चांद को निहार रहा था और उसके मन में बस एक ही ख्याल था, यू। दोनों मन ही मन कसम खाते हैं कि एक दूसरे को बचाकर रहेंगे। उधर हुरीन एक रिपोर्ट पर दस्तखत करता है जो पूरी अंग्रेजी में भरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। फिर वो रिकॉर्ड प्लेयर बंद कर देता है जैसे किसी कहानी का एक अध्याय खत्म हो गया हो। सतह पर फेरेट बाथोरी काफी खुश नजर आ रहा था। उसकी और उसके पार्टनर की योजनाएं बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही थी। वो नोट करता है कि इंसानों की इच्छाएं बेकाबू होती जा रही है और वैम्पायर भी अपने घमंड में चूर है। फेरेट अपने पार्टनर को कुछ जरूरी रिसर्च डेटा थमा देता है। उसका पार्टनर गजब का संजीदा दिखता है। फेरेट कुछ कहने ही वाला होता है कि छत का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और उसका पार्टनर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। शिनोआ और गुरिन एक वीरान जगह में प्रैक्टिस फाइट कर रहे थे। गुरिन उसे उकसाता है, अरे वाह, तू अब तक मुझे मार नहीं पाई, जबकि मैंने तेरी बहन महिरू को मौत के घाट उतारा था। शिनोआ एक पल के लिए रुकती है और गुरिन से पूछती है, यू का इस्तेमाल करने का तेरा असली प्लान क्या है? ये सब महिरू के लिए है ना? गुरिन हल्का सा हंसता है और कहता है कि महिरू अभी भी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो उससे ग्रस्त नहीं है। शिनोआ और सवाल पूछती है, मगर गुरिन कोई और जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाता है, उसे झुंझलाहट में छोड़कर। बाद में शिनोआ लाइब्रेरी में यू को ढूंढ लेती है। यू किताबों के बीच बैठा था, उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। शिनोआ उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन यू जिद करता है कि वो एकदम ठीक है। शिनोआ हल्का सा मुस्कुराती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है, तू जरूर कुछ खास टाइप की किताबें देख रहा होगा, है ना? चारों बैठक होती है इंसानों को वैम्पायर में बदलने की और शिनोआ सीधे सवाल दाग देती है, यू तू चाहता है कि मिका फिर से इंसान बन जाए? यू कंधे उचकाकर जवाब देता है, अब बस ये जानकर खुश हूँ कि मिका जिंदा है। बदले बदले का झंझट अब दिमाग से बाहर है। शिनोआ मानती है कि उसे नहीं पता इंसानों को वापस वैम्पायर से बदला जा सकता है या नहीं, और हंसते हुए कहती है, अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। तभी इंटरकॉम पर आवाज गूंजती है। यू को पहले ऑफिस में बुलाया जाता है। शिनोआ उसे चेतावनी देती है कि हारागी फैमिली कितनी पावरफुल है और फिर खुद ही डींगे हाँकने लगती है कि वो भी तो उसी फैमिली में ऊंचे ओहदे पर बैठी है। लाइब्रेरी के बाहर यू की मुलाकात गुरिन से होती है जो उसे एक कहानी सुनाता है और साथ ही खुद को यू का मालिक बताने की कोशिश करता है। गुरिन उसे हारागी फैमिली से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन यू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो बेफिक्र ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है और गुरिन उसके पीछे पीछे चलता है, बार बार जताते हुए कि भाई बॉस मैं हूँ। लिफ्ट में यू को मित्सुबा मिलती है जो अपनी प्रमोशन के बारे में बताती है, लेकिन कहती है कि उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं है क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना खास नहीं है। यू उसकी टेंशन कम करने के लिए कहता है, तूने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए थैंक्स। यू हारागा फैमिली से मिलने चला जाता है और दूसरी तरफ मित्सुबा शिनोआ से अपनी प्रमोशन की बात शेयर करती है। जैसे ही यू एक अंधेरे कमरे में घुसता है, स्पॉटलाइट ऑन होती है और एक वैम्पायर सीधा उस पर हमला कर देता है। यू अपनी तलवार एक ही झटके में घुमा देता है और वैम्पायर हवा में कटकर गिर जाता है। कमरे में फुरिटो, शिन्या और एआई पहले से मौजूद थे। फुरिटो यू की तलवारबाजी को टेस्ट करता है और अचानक उसकी कर्स एक्टिवेट कर देता है। यू पीठ पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एआई उसकी मूवमेंट को रोक देता है। फिर शिन्या यू की कॉम्बैट स्किल्स को टेस्ट करता है लंबी दूरी के हमलों से, और जैसा कि अंदाजा था, शिन्या क्लीन जीत जाता है। वो समझाता है कि यू को इस तरह की फाइट के लिए ठीक से ट्रेन नहीं किया गया है। फिर बड़ा खुलासा होता है, यू और शिन्या दोनों पर वैम्पायर जासूस होने का शक है। यू झट से इनकार करता है, लेकिन किरितो आदेश देता है कि उसे दूसरे कमरे में भेजा जाए और एआई उसे वहाँ ले जाता है। नए कमरे में पहुँचते ही यू देखता है कि उसके दोस्त योइची और शिहो कुर्सियों से बंधे पड़े हैं और उनके सामने एक शीशा लगा हुआ है। किरितो यू पर दबाव बनाता है ताकि सच निकलवाया जा सके। वो यू से उसके अतीत के बारे में पूछताछ करता है और आरोप लगाता है कि यू असल में हयाकुया संप्रदाय के किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। यू के दोस्तों पर टॉर्चर शुरू हो जाता है और किरितो लगातार जवाब मांगता रहता है। यू का दिमाग अचानक फ्लैशबैक मोड में चला जाता है, बचपन की यादें, अनसुलझे सवाल और वो सारे जख्म जो अब भी ताजा है। किरितो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन यू दो टूक बोलता है, पहले मेरे दोस्तों को छोड़ फिर बात कर। थोड़ी देर
देर की खींचतान के बाद किरितो उसे जाने देता है और शिन्या अपनी राय देता है। बाहर निकलते ही शिनोआ, मित्सुबा और यू के दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यू सीधा गुरिन से जवाब मांगता है, तूने मेरी जान क्यों बचाई? गुरिन बड़ी सफाई से बोलता है, क्योंकि तुझमें दम है और मैं तेरी काबिलियत को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। यू फिर पूछता है, अगर तू मुझे बचा सकता है तो मिका को भी बचा सकता है? गुरिन गहरी सांस लेकर कहता है, हम सब एक ही फैमिली है, मिलकर उसे बचाएंगे। वो यू से वादा करता है कि उसे सही तरीके से कर्स गियर यूज करना सिखाएगा। दूसरी तरफ सैंगविनम में मिका दर्द से कराह रहा होता है जब अचानक फेरिड टपक पड़ता है। फेरिड उसे छेड़ते हुए कहता है, बेटा अब समय आ गया है कि तू किसी बच्चे का खून पीकर अपनी उम्र रोक ले। मिका उसे याद दिलाता है कि शहर के नियमों के मुताबिक बच्चों का खून पीना मना है और कहता है कि उस मासूम को जाने दो। फेरिड सिर्फ हंसता है और मिका को एक प्रोजेनिटर काउंसिल मीटिंग में बुलाने की बात करता है, फिर उसे दर्द में तड़पता छोड़कर चला जाता है। रात को यू, शिनोआ, किमिजुकी और मित्सुबा अपने डेमन वेपन की एफिनिटी को ट्रेन कर रहे होते हैं, वो भी उजड़े हुए खंडहरों के बीच। यू अपने डेमन असुरा मारू को बुलाता है और कहता है, प्रोसेस कर ले लेकिन धीरे धीरे, ज्यादा करने से खून देना पड़ेगा। उधर योइची एक लैंप पोस्ट के ऊपर चौकन्ना बैठा होता है। अचानक वो खतरे को सूंघ लेता है। 5 हॉर्समैन ऑफ जॉन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन योइची अपनी गेक कोइन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें चुटकियों में खत्म कर देता है। वो समझाता है कि अपने डेमन से नींद में बात करने से उसकी पावर बढ़ जाती है। यू अपनी तलवार को खून पीने के लिए कहता है, जिससे डेमन पोसेशन शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाता है। टीम चौकन्नी हो जाती है जब यू बेहोश पड़ा होता है। इसी दौरान किमिजुकी शिनोआ से हारागी फैमिली की इंटेरोगेशन के बारे में पूछता है। शिनोआ झिझकते हुए मानती है कि उसने यू को उसकी बहन की सेफ्टी के लिए मैनिपुलेट किया था। किमिजुकी कहता है कि मैं ऑर्डर्स फॉलो करूंगा, भले ही मुझे पसंद ना आए, लेकिन योइची टोकता है, ईमानदारी जरूरी है, हम यू से ये बातें छुपा नहीं सकते। वो वादा करता है कि बाद में वो सब कुछ यू को बता देगा। यू के दिमाग में वो अपने अतीत को फिर से जी रहा होता है, वो भयानक पल जब उसके माँ बाप उसे मॉन्स्टर कहकर मारने पर उतारू हो गए थे। यू का दिमाग फिर से अंधेरे में डूब जाता है, एक भयानक याद में जहाँ वो अपने अनाथालय के परिवार की बेजान लाशें देखता है। वो अपने ही अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है और तभी उसका अपना पिता उसे छुरा घूम देता है। कायर, यू के दिमाग में असुरामारू की आवाज गूंजती है। डेमन उसकी सबसे दर्दनाक यादों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यू हिम्मत नहीं हारता। मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। वो उस भ्रम को तोड़ देता है। अचानक छोटे मिका की एक छवि उसके सामने आती है। यू धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है। ये उसके अटल इरादे का संकेत था। वो किसी भी हाल में मिका को बचाएगा और उसके साथ रहेगा। और अगले ही पल यू असली दुनिया में जाग जाता है। उसके अंदर अब एक नई ताकत थी। अपनी टीम के सपोर्ट से वो और मजबूत महसूस कर रहा था। इस बीच सैंगवाइडे में फेरिड प्रोजेनिटर काउंसिल की मीटिंग में क्रूल और बाकी सदस्यों के साथ बैठा था। वो शिंजुकू की लड़ाई और सेराफ ऑफ द एंड को हथियार बनाने की इंसानों की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। फेरिड आगे बढ़ता है और मिका को बुलाता है। वो सबके सामने एक रिकॉर्डिंग पेश करता है, यू की ट्रांसफॉर्मेशन की फुटेज। कुछ काउंसिल मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। फेरिड मौके का फायदा उठाकर छेड़ता है, यूरोप के तीसरे प्रोजेनिटर लेस्कार जापान के नए राजा बन सकते हैं, तुमसे बेहतर। क्रूल के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। वो तय करती है कि अपने सबसे ताकतवर सैनिकों को उत्तर में भेजेगी, जहां जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी इकट्ठी हो रही थी। मीटिंग खत्म होते ही क्रूल आग बबूला होकर फेरिड को घूरती है, तूने मिका को यहाँ क्यों घसीटा? लेकिन फेरिड सिर्फ मुस्कुराता है, अगर तूने मुझे नुकसान पहुँचाने की सोची भी तो मैं तेरे सारे राज खोल दूंगा। आखिरकार वो दोनों अपनी नफरत भरी साझेदारी को मजबूरी में कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी रहता है। अब बारी थी किमिजुकी की, लेकिन जैसे ही वो डेमन पोसेशन के अंदर जाता है चीजें काफी खौफनाक हो जाती है। उसका डेमन कैसुकी उसे उकसाता है, चल तेरी सबसे गहरी यादों में डुबकी लगाते हैं। किमिजुकी देखता है कि उसकी बहन मिराई भूख से तड़प रही है और तभी एक लड़का उसके हाथ में चाकू पकड़ाता है, तू इसे खत्म कर दे, इससे अच्छा कोई चॉइस नहीं। किमिजुकी सन्न रह जाता है। वो खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लेता है, बस अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन फिर भ्रम के अंदर मिराई उससे खुद कहती है, भाई मुझे खत्म कर दो, मैं और नहीं सह सकती। उसका डेमन अब मिराई का रूप ले चुका था। तू भी यही चाहता है ना कि इससे छुटकारा मिले? किमिजुकी के अंदर अपराध बोध उमड़ आता है, क्या मैंने सच में कभी ऐसा सोचा था? और तभी मिराई बिस्तर से उठती है, उसकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू। इसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है और किमिजुकी दर्द में तड़प उठता है। वो यू के बारे में सोचता है। यू खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है, चाहे वो खून से जुड़े हो या नहीं। किमिजुकी महसूस करता है कि यू उससे बेहतर इंसान है। भ्रम के अंदर किमिजुकी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसका डेमन भी चौंक गया। उसने बहन की तरफ चाकू करने के बजाय खुद को चाकू मार लिया। अगर किसी को मरना है तो वो मैं होऊंगा। उसकी ये हिम्मत और बलिदान की भावना डेमन को चुप करा देती है और उसी पल वो ट्रायल पूरा कर लेता है। किमिजुकी असली दुनिया में जागता है, अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर। जैसे ही वो खड़ा होता है वो यू को एक ड्यूल के लिए चुनौती देता है। अब दोनों अपनी अपग्रेडेड
अनलिमिटेड डेमन पावर्स दिखाने वाले थे। किमीजुकी एक हवा में तैरता हुआ ताबूत समन करता है जिसकी गिनती 0 तक चलती है और तनाव बढ़ जाता है। यू भी पीछे नहीं हटता। उसकी डेमन पावर से कई फ्लोटिंग कटाना तलवारें हवा में घूमने लगती है। किमीजुकी दंग रह जाता है। यू की तलवारें जैसे ही हमला करती है, किमीजुकी उन्हें ब्लॉक करता है, लेकिन कुछ तलवारें टकराते ही धमाके से फट जाती है। शिनोआ दूर से देखती है और बुदबुदाती है। तीनों ब्लैक वेपन होल्डर्स ने अपने ट्रेनिंग लेवल से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई है। अब वो सोचने लगती है गुरेन को ये लोग कहाँ से मिले, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, क्या गुरेन ने इन्हें छुपा कर रखा है? कहीं इन पर कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ? बाद में शिनोआ और मित्सुबा कुछ फाइल्स निकालती है, लेकिन जो वो देखती है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। यू, किमीजुकी और योइची की फाइल्स डिलीट हो चुकी है। अब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि आर्मी के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। शिनोआ धीमे स्वर में कहती है, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जो भी आगे होने वाला है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ सैंगविनम में फेरेट से बात करने वाला वो बच्चा शहर में घूम रहा होता है। वो एक कबूतर पर एक गुप्त संदेश बांधता है और उसे उड़ा देता है। ये संदेश सीधा सैंगू के पास जाता है जो उजड़े शहर में मौजूद था। जैसे ही कुरितो हरागी इस नोट को पढ़ता है, वो तुरंत गुरेन को बुलाने का आदेश देता है। सुबह यू, किमीजुकी और योइची शिनोआ और मित्सुबा के साथ ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। तभी किचन से जोर जोर की बहस की आवाजें आती है। वो अंदर जाकर देखते हैं शिनोआ और मित्सुबा जलती हुई कढ़ाई के ऊपर लड़ रही थी। किमीजुकी मुस्कुराता है और अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाकर परफेक्ट ऑमलेट्स बना देता है, लेकिन मस्ती के बाद शिनोआ गंभीर हो जाती है। मुझे 2 जरूरी बातें बतानी है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। पहला, यू शायद किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का हिस्सा था और पिछले युद्ध में उसने अपना कंट्रोल खो दिया था, यहाँ तक कि वो शिनोआ पर हमला करने ही वाला था। यू सन्न रह जाता है। दूसरा, गुरेन वाकई उनके साथ है या नहीं, इस पर शक होने लगा है। यू गुस्से में बोलता है, गुरेन ने हमें बचाया था, वो भरोसेमंद है। लेकिन शिनोआ सिर हिलाती है, हो सकता है वो हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हो। मित्सुबा भी कहती है, गुरेन हमें सिर्फ एक टूल की तरह देखता है जिससे वो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर सके। यू और किमीजुकी अब उलझन में पड़ जाते हैं। शिनोआ आखिर में बोलती है, हमें तय करना होगा कि हम गुरेन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर गुरेन सच में उन्हें सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो वो जल्द ही देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। शिंजुकू की छत पर गुरेन पहुंचा तो वहाँ का सीन ही अलग था। 3 पिशाच जंजीरों में जकड़े तड़प रहे थे और उनके बीचों बीच खड़ा था कुरिडो अपनी चालाकियों के साथ। भाई, ये इंसान एक्सपेरिमेंट के नाम पर पूरा पिशाच मंडी खोल चुका था। कुरिडो ने सीना ठोक कर ऐलान किया कि ये कोई आम पिशाच नहीं बल्कि एक डार्क एक्सपेरिमेंट है। इन बेचारे पिशाचों को राक्षस बना दिया जाएगा ताकि उनके पावर का इस्तेमाल किया जा सके। गुरेन को ये सब देखकर अंदर से घिन आ गई। मतलब हद है, इंसानियत की ऐसी तैसी कर दी इस बंदे ने। कुरिडो को एक ही टेंशन थी, गुरेन ने ये 3 ब्लैक डेमन वाले पिशाच कहाँ से लाए। बंदे को शक हो गया कि गुरेन कहीं खुद इन चीजों में हाथ तो नहीं डाल रहा, लेकिन गुरेन ने तुरंत झाड़ दिया, भाई मैं इस घिनौने खेल का हिस्सा नहीं हूँ। मगर कुरिडो को उसकी सफाई हजम नहीं हुई। गुरेन को तो वैसे ही ये सब पसंद नहीं था, सो वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन कुरिडो के दिमाग में घंटी बज चुकी थी। उसे लग रहा था कि गुरेन कोई बड़ा खेल खेलने की फिराक में है, शायद तख्ता पलट का प्लान बना रहा हो। लेकिन गुरेन ने भी पलट कर झाड़ दिया, अगर मैं चाहूँ तो तेरा कचूमर बना सकता हूँ। अब कुरिडो भी अपनी जगह स्मार्ट था। उसे पता था कि गुरेन के अंदर प्यार, दोस्ती और इस जैसी चीजें हैं और इन्हीं चीजों की वजह से वो दगाबाजी नहीं करेगा। बंदे ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्लानिंग खोल कर रख दी। वो दुनिया को पिशाचों से मुक्त करना चाहता था। हर एक पिशाच को खत्म करके इंसानों की दुनिया में फिर से इंसानों का राज लाना चाहता था। उसका पहला टारगेट जापान के 25 पिशाच कुलीन, और इसके लिए उसे गुरेन और उसकी टीम को नागोया भेजना था क्योंकि वहाँ 10 बड़े पिशाच छुपे बैठे थे। लेकिन गुरेन को लग रहा था कि कुरिडो की प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। और हद तो तब हो गई जब कुरिडो ने खुलेआम बोल दिया कि उसका सपना एक ऐसी दुनिया बनाने का है जहाँ पिशाच इंसानों के गुलाम हो, जानवरों की तरह पाले जाएं। जैसे ही कुरिडो वहाँ से निकला, गुरेन को एक अजीब सा एहसास हुआ और तभी महारू की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। उसने गुरेन को साफ साफ चेतावनी दी, कुरिडो के झांसे में मत आ, उसकी चाल में फंस मत जाना। बल्कि उसने गुरेन को अपने ही आदेश मानने के लिए कहा क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती थी। लेकिन गुरेन ने उसे भी साइड कर दिया और वो उसकी तलवार में समा गई। दूसरी ओर यू छत पर अकेला खड़ा था, किसी गहरे ख्याल में डूबा। तभी शिनोआ वहाँ आई और हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाने लगी, कहीं किसी लड़की को कपड़े बदलते हुए तो नहीं देख रहा। लेकिन यू के मन में एक बड़ा सवाल था। उसने शिनोआ से पूछा कि जब उसने उस दिन लगभग उसे मार ही दिया था तब उसे कैसा महसूस हुआ। शिनोआ ने हंसकर कह दिया कि उसे इसकी कोई फिक्र नहीं। यू को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसका असली सहारा कौन है। उसने शिनोआ से कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना, तू ही तो थी जिसने मुझे वापस इंसान बनाया था। शिनोआ ने भी हल्की फुल्की मुस्कान में हामी भर दी। यू के लिए अब सब कुछ साफ था, वो गुरेन के साथ ही रहेगा क्योंकि शुरू से ही वो उसे अपना परिवार मानता आया था। उसके लिए उसकी स्क्वाड ही उसका असली परिवार थी और उसमें मिका को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। चाहे खून का रिश्ता हो या न हो, परिवार को कभी छोड़ा नहीं जाता। किमिजुकी ने भी यू की इस सोच
पर मुहर लगा दी और पूरी शिनोआ स्क्वाड ने गुरिन की प्लानिंग के साथ चलने का फैसला कर लिया। मिका अब प्यास से बेकाबू हो रहा था, खून चाहिए था और तुरंत चाहिए था। वो सीधे सांगुइनम के थ्रोन रूम में घुसा जहाँ क्रुल पहले से उसका इंतजार कर रही थी अपने खून के प्याले के साथ। मिका ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, झटके में उसकी गर्दन से खून पी लिया। लेकिन जैसे ही होश आया तुरंत माफी मांगने लगा। फिर भी उसकी प्यास खत्म नहीं हुई। उसने क्रुल से ज्यादा सीरम मांगा ताकि जब वो न हो तब भी वो कुछ पी सके। मगर क्रुल ने ठंडे लहजे में समझा दिया, ये सीरम हमेशा काम नहीं करेगा, एक दिन तुझे असली इंसानी खून पीना ही पड़ेगा। अब मिका के दिमाग में सवाल घूमने लगे, अगर इंसानों को पिशाचों से इतनी नफरत थी तो क्रुल ने उसे क्यों बचाया? क्यों उसे और यू को प्रोजेनिटर काउंसिल के आदेशों पर नहीं मारा? क्रुल ने उसकी सोच पर हंस दिया, क्योंकि तू मेरा पालतू है। उसने मिका को बस एक झटके में घुटनों पर ला दिया और फिर असली प्लान बताया। वो सेराफ ऑफ द एंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि आखिर में इंसानों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी जा सके। अब मिका के पास एक ही रास्ता बचा था, अगर उसे यू को बचाना था तो उसे इंसानों और पिशाचों दोनों के खिलाफ जासूसी करनी होगी। मगर ये इतना आसान नहीं था। अगर उसकी पोल खुली तो दोनों तरफ से गद्दार करार दे दिया जाएगा और पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी। शिनोआ ने गुरिन को खबर दी कि यू और किमिजुकी ने अपनी डेमन पोजेशन ट्रेनिंग पूरी कर ली है। गुरिन ने भी उसे नया मिशन सौंपा, नागोया में पिशाचों को ठिकाने लगाना। दूसरी तरफ वैम्पायर्स भी चुप नहीं बैठे थे। रिनी और लैकीज अपनी वारप्लेन्स की तैयारी कर रहे थे और मिका को भी इस जंग में शामिल होने का आदेश मिला। इस सब के बीच किसी अंधेरी लैब में कोरिडो और एआई कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर मुराई पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उसकी शक्ति को खतरनाक हद तक धकेल रहे थे, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। किमिजुकी गाड़ी चला रहा था और पूरी शिनोआ स्क्वाड उजड़े हुए शहर के बीच से होते हुए मिशन की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में शिनोआ ने मजाक में कह दिया, हम हॉट स्प्रिंग्स जा रहे हैं, है ना? मित्सुबा ने तुरंत झाड़ दिया, हॉट स्प्रिंग्स नहीं बेवकूफ, हम नागोया में वैम्पायर नोबल्स की घात लगाकर हत्या करने जा रहे हैं। यू गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा, क्या मिका वहाँ होगा? अभी टीम ठीक से अपनी मिशन की तरफ बढ़ भी नहीं रही थी कि अचानक जॉन के 4 घुड़सवार रास्ता रोककर खड़े हो गए। इनका यही काम था, अचानक कहीं से भी आकर लोगों की हालत खराब कर देना। टीम ने इन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जितना बचने की कोशिश करते उतने ही नए दुश्मन सामने आते गए। मित्सुबा और योइची ने बिना कोई देरी किए अपने कर्स गियर निकाल लिए और घुड़सवारों को सीधा नर्क का टिकट काट कर दे दिया। उधर यू ने भी अपने डेमन पावर का पूरा इस्तेमाल कर रास्ते के दुश्मनों को टपका दिया। जैसे ही एम्बुश खत्म हुआ, शिनोआ के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ गया। उसने कार को एकदम से मोड़ दिया और किमिजुकी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि यू वही सड़क पर धूल चाट रहा था। हाँ, टीम ने उसे वहीं छोड़कर गाड़ी भगा दी और ऊपर से जाते जाते मजे में हाथ भी हिलाते रहे। बिकिनी, मजाक और मिशन की तैयारी। उधर गुरिन और शिगुरिन सेरी अपनी स्काउटिंग पूरी कर रहे थे। इसी दौरान गोशी को एक मैगजीन हाथ लगी जिसमें बिकिनी मॉडल्स थी। बंदे ने बिना टाइम खराब किए टीम की लड़कियों से पूछ डाला, क्यों भाई तुम लोग बिकिनी क्यों नहीं पहनती? सेरी बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पड़ी, अगर गुरिन कहेगा तो मैं पहन लूंगी। इतना सुनते ही उसका खुद का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। गोशी की मस्ती यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गुरिन को रिपोर्ट दी कि मिडो पिशाचों की जांच कर रहा था और उसने कंफर्म कर दिया कि वहाँ कोई वैम्पायर नहीं है। लेकिन गुरिन को इन सब बेवकूफियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे मून डेमन कंपनी के सदस्यों को इकट्ठा किया और गंभीरता से मिशन की प्लानिंग करने लगा। तभी शिन्या अपनी रेड स्पोर्ट्स कार लेकर आया और जैसे कि उसने गाड़ी खुद खरीदी हो, शान से उतरकर टीम में शामिल हो गया। अब असली बात सामने आई। इस मिशन में 100 सैनिक हिस्सा लेने वाले थे और उनमें से ज्यादातर की मौत तय थी। इधर शिनोआ स्क्वाड बड़ी ही ठाठ से मिशन ब्रीफिंग के लिए पहुंची, लेट जाहिर है क्योंकि यू को सड़क पर पटक कर चले आए थे। किमिजुकी ने भी मजे लेते हुए शिनोआ और मित्सुबा को लेट होने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन गुरिन के सामने ये मजाक नहीं चलने वाला था। उसने जैसे ही शिनोआ को दबे पाव मीटिंग में घुसते हुए देखा, एकदम से लताड़ दिया, आर्मी के नियम नहीं मानने का बहुत शौक है तुझे? यू ने तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए पूरा ठीकरा अपने सिर पर फोड़ दिया, मेरी गलती है, मैं जॉन के घुड़सवारों से लड़ रहा था। लेकिन गुरिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा हुक्म दिया, लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारी सजा बाद में तय होगी। अब असली चीज सामने आई। गुरिन ने समझाया कि अगला मिशन अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन होगा। यहाँ बचकर लौटने की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मौत तो लगभग तय थी। लेकिन फिर उसने अपने लोगों को याद दिलाया, हम यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। यू जैसे ही खंडहरनुमा रेस्ट स्टॉप पर पहुंचा, गुरिन ने उसे देरी के लिए सजा सुनाई। लेकिन असली सीन तो तब आया जब गुरिन ने ये देखा कि यू ने पूरी गलती अपने सिर ले ली, जबकि असली गुनाहगार कोई और था। गुरिन को यू का ये भाईचारा पसंद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सजा माफ होगी। उसने गोशी को हुक्म दिया कि वो एक इल्यूजन बनाए जिसमें यू खतरे में दिखे। लेकिन शिनोआ ने झट से चाल पकड़ ली और जादू तोड़ दिया। और फिर असली धमाका। गुरिन ने बताया कि ये सजा यू के लिए नहीं बल्कि शिनोआ के लिए थी, क्योंकि एक छोटी गलती भी किसी की जान ले सकती है। शिनोआ ने बहस करने की कोशिश की, मुझे मेरी गलती का एहसास है। लेकिन गुरिन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, तुझे अब भी नहीं
समझ आया। सजा का नया लेवल, फाइटिंग शुरू। गुरिन ने मिडो और शिन्या को एक दूसरे से भिड़ने का आदेश दिया, लेकिन शिनोआ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यू ने तुरंत शिनोआ की साइड ली। वो सच में अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सजा रोकने का कोई चांस नहीं था। इसी बीच पूरी स्क्वाड अपने अगले खतरनाक मिशन की तैयारी करने लगी, लेकिन गुरिन ने सीन को और गर्म करने का प्लान बना लिया था। टीम के अंदर ही तगड़ी फाइटिंग शुरू। एक के बाद एक मुकाबले सेट होने लगे। योइची बनाम मेजर जनरल शिन्या, शिनोआ और मित्सुबा बनाम कर्नल जूजो, और यू व किमिजुकी का सामना लेफ्टिनेंट कर्नल यूरिन से। गुरिन ने दूर से ही एक तगड़ा प्रोजेक्टाइल फायर किया, लेकिन योइची ने तुरंत काउंटर कर दिया। पर गुरिन इतना आसान टारगेट नहीं था। उसने बिल्डिंग में एक जबरदस्त वॉटेक्स बना दिया, जिससे सबके सब इधर उधर बिखर गए। अब यू और गुरिन की फाइट सीधा कार के ऊपर चल रही थी। शिनोआ ने तुरंत स्क्वाड को फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया ताकि यू को बचाया जा सके। लड़ाई के बीच गुरिन ने यू के माथे पर एक एक्सप्लोसिव स्पेल टैग चिपका दिया। शिनोआ ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन मिडो ने उसे जकड़ लिया। यू को अब कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा गुरिन पर टूट पड़ा, चाहे टैग फटे या जान चली जाए। लेकिन गुरिन भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने शिन्या को ढाल बना लिया, जिससे यू की मूवमेंट रुक गई और फिर एक के बाद एक सबको धूल चटा दी। मित्सुबा पटखनी खा गई। शिनोआ डिसार्म हो गई। किमिजुकी और योइची कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब टीम के लिए हालात बहुत बुरे हो चुके थे, क्योंकि गुरिन पूरी तरह हावी हो गया था। युद्ध के बाद धुआं छंटा और पूरा मैदान कब्रिस्तान लगने लगा। सब धराशायी पड़े थे, बस शिनोआ को छोड़कर, जो ऐसे खड़ी थी जैसे बस फोटोशूट खत्म हुआ हो। गुरिन ने शिनोआ को ऐसे लताड़ा जैसे स्कूल का टीचर नालायक स्टूडेंट को डांटता है। ब्लैक डेमन होल्डर से तो पिट गई। अब सोचना कि बड़े बड़े वैम्पायर लॉर्ड्स के सामने क्या करोगी? बिस्किट खिलाकर भागने का प्लान है क्या? फिर यू को देख के बोले, तेरे अंदर आग है, लेकिन अकेले चमकने से बल्ब नहीं बनता। टीम वर्क सीख, वरना कैंडल बनकर बुझ जाएगा। नारुमी ने वहीं अपना ज्ञान झाड़ा। इन बच्चों को मैदान में घसीटना मतलब अपनी टीम के लिए खुद खुदाई करना, ना अनुशासन ना तालमेल। गुरिन को बात जंच गई और उसने शिनोआ की टीम को नारुमी की टीम के साथ जोड़ने का फैसला किया। मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली थी। दूसरी तरफ मिका किसी उजड़े मोहल्ले में भटक रहा था, जहाँ बच्चे वैम्पायरों से भाग रहे थे। अचानक उसने देखा लाकिस एक लड़की का खून पी रहा था और मिका खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत वही थी जैसे भूखे के सामने बिरयानी रख दो। फिर पकड़े गए बच्चों को हेलीकॉप्टर में लादा गया ताकि नागोया के वैम्पायर महलों में उनकी दावत उड़ सके। लाकिस मिका से बोला, तू भी पी ले भाई, तेरा फेवरेट कॉकटेल तैयार है। लेकिन मिका ने अकड़ दिखाते हुए कहा, नहीं रे, मैं तो सिर्फ क्रूल के खून से ही जिंदा रहता हूँ। मगर अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि ये स्पेशल डाइट हमेशा नहीं चलने वाली। खून की तलब बढ़ती जा रही थी। एक लड़की को पकड़कर जब उसने जमीन पर पटका तो लगा अब तो गया काम से, पर तभी लाकिस कूद पड़ा और मामला ठंडा कर दिया। फिर दोनों वैम्पायर हेलीकॉप्टर में उड़ गए, लेकिन मिका का दिमाग अब भी खून के स्वाद में अटका था। इधर दुरी ने पूरी वैम्पायर एग्जीक्यूशन टीम को एक जोशीला भाषण दिया, जीत के आना वरना वापसी का टिकट कैंसिल समझो। सबकी छाती चौड़ी हो गई। नागोया पहुंचते ही शिनोआ और नारुमी की स्क्वाड्स 15वें वैम्पायर राजा लुकल वेस्कर को घेरने की प्लानिंग करने लगे। टारगेट था एक साथ 8 वैम्पायर लॉर्ड्स को निपटाना, लेकिन कुछ लोग अब भी सोच रहे थे शिनोआ की टीम पर भरोसा करें या पंखे से उल्टा लटक जाएं। यू ने छाती ठोक कर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार सबको बचाऊंगा। शिनोआ ने भी अपना डायलॉग फेंका, हम किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। उधर यायोई ने बताया कि लुकल वेस्कर कितने बजे अपनी ब्लडी चाय पार्टी मनाने वाला है। योइची, जो दूर से वार करने में उस्ताद था, शिन्या के साथ रेडियो टावर पर जम गया। दोनों वैम्पायरों को दूरबीन से ऐसे देख रहे थे जैसे पड़ोसी छत से ताका झांकी करता है। योइची ने अपने श्रापित हथियार से नीचे नजर रखी और शिन्या ने टारगेट स्पॉट कर लिया। लुकल वेस्कर आराम से बैठा था। एक बच्ची का खून ऐसे पी रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल में रेड वाइन चुस्किया ले रहा हो। लुकल अपने नौकर एस्थर ली से बैठकर चाय पानी कर रहा था और क्रूल के आदेशों पर बहस कर रहा था। जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी को तबाह कर दे या अपने ही बॉस लेस्कर की वफादारी निभाएं। मतलब बंदे की हालत वही थी जैसे 2 बड़ों के बीच फंसे छोटे भाई की। लेकिन फिर लुकल ने बिना किसी चेतावनी के एस्थर पर हमला कर दिया, जैसे ऑफिस में बॉस अचानक मेल भेजे, 5 मिनट में मीटिंग। और इस हंगामे में शिन्या और योइची के स्नाइपर हमलों को भी ऐसे टाल दिया जैसे कोई एक्सपर्ट क्रिकेटर फास्ट बॉल को डिफेंड करता है। यही हमला शुरू होने का सिग्नल था। दोनों टीमों ने अपने श्रापित एनर्जी ड्रिंक, कर्स एनहांसमेंट सप्लीमेंट गटक लिए और धड़ाधड़ वार करने लगे। लेकिन लुकल तो ऐसा टेढ़ा खिलाड़ी निकला कि उसने यू को चुटकी में धक्का मार दिया, जैसे किसी बच्चे को झूले से गिरा दिया हो। फिर किमिजुकी और शिनोआ का कॉम्बो अटैक हुआ, लेकिन लुकल ने ऐसा पकड़ के दोनों के हथियार घुमा दिए जैसे कोई बाप बच्चों के खिलौने छीन कर खुद खेलने लगे। तभी यू ने शिनोआ को बचाने के लिए छलांग लगाई और मित्सुबा ने एक राक्षस बुलाकर यू की रक्षा की। किमिजुकी ने लुकल से 2-2 हाथ करने की कोशिश की, लेकिन बेचारे के हाथ से तलवार छूट गई। अब लुकल वार करने ही वाला था कि तभी तारो, रिका और याओई शुसाको ने उस पर हमला बोल दिया। शुसाको ने अपने रात के रेड चेन वाले जादू से लुकल का बाया हाथ बांध दिया, जिससे बाकी टीम रिग्रुप कर सकी। यू और नारुमी ने मिलकर लुकल
लुकल पर जबरदस्त अटैक किया, लेकिन लुकल ने तुरंत अपने ही हाथ को काट डाला और वहाँ से फुर हो गया। लेकिन स्क्वाड ने पूरी फील्ड पर पकड़ बना रखी थी, जिससे लुकल अपने वैम्पायर दोस्तों से नहीं मिल पाया। अब लुकल को भी समझ आ गया कि ये वही इंसान है जिनकी ताकत क्रूल पहले ही बता चुकी थी। किमिजुकी ने लुकल को और भड़काने के लिए उसके कटे हुए हाथ से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, जैसे कोई छोटे भाई को चिढ़ा रहा हो। अबे देख तेरे हाथ का क्या हाल कर दिया। और जैसा कि उम्मीद थी, लुकल आग बबूला हो गया और हमला कर दिया, लेकिन पूरी टीम तैयार थी। शिन्या और योइची समेत सबने उसे रोक लिया। लुकल ने जितना सहन कर सकता था किया, लेकिन आखिरकार यू के एक घातक वार से वो घुटनों पर आ गिरा। पर बंदे की अकड़ इतनी थी कि इंसानों से हारना गवारा नहीं था। उसने योइची की तलवार उठाई और खुद को ही घूंप लिया। मैं इंसानों से हारने वाला नहीं, अपनी मर्जी से मरूंगा। और देखते ही देखते उसकी बॉडी धूल में बदल गई नारुमी के सामने। टीम शिनोआ और टीम नारुमी ने इस ऐतिहासिक जीत पर एक दूसरे को बधाइयां दी। भाई, हमसे बड़ा खिलाड़ी इस दुनिया में कोई नहीं। अब उन्हें पूरा यकीन था कि बाकी वैम्पायर लॉर्ड्स का भी यही हश्र करने वाले हैं। गुरिन और उसकी टीम का सामना एक और खूंखार वैम्पायर नोबल मेल स्टेफानो से हो रहा था। बड़ी मुश्किल से गुरिन ने उसे हरा तो दिया, लेकिन लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जान ही निकल गई। थकान से उसका हाल बेहाल था। इसी बीच गुरिन की टीम की एक सदस्य ईडा कुस्नोकी बुरी तरह घायल होकर वहाँ पहुंची। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके चेहरे पर हार और दर्द साफ दिख रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए बताया कि बंधकों को बचाने का मिशन फेल हो गया। ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे और जो बचे थे उन्हें दुश्मनों ने गुरिन को जाल में फंसाने के लिए बंधक बना लिया था। बुरी खबर के बावजूद गुरिन के हौसले कम नहीं हुए। उसने तय किया कि अब नरुमी और हिरागी की टीमों के साथ मिलकर वैम्पायरों पर बड़ा हमला किया जाएगा। उनका असली निशाना था 13वां प्रोजेनिटर क्रॉलियस फोर्ड। ये वही वैम्पायर था जिसने बंधकों को फंसाकर गुरिन को जाल में खींचने की योजना बनाई थी। दूसरी ओर क्रॉलियस फोर्ड सरकारी बिल्डिंग में बैठा मजे से दस्तावेज पढ़ रहा था, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही न हो। होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में ठंडी क्रूरता लिए वो अपना इंतजार खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान वो किसी का कटा हुआ सिर शतरंज के प्यादे की तरह घुमा रहा था, जबकि एक और वैम्पायर चेस बेल बंधकों में से किसी की गर्दन चूस रहा था। हॉर्न नाम का एक और वैम्पायर दावा कर रहा था कि चेस किसी बंधक को नहीं मार सकता, मगर चेस ने ठहाका मारते हुए कहा, जब तक मैं चाहूँ कोई मरेगा नहीं, लेकिन जब मेरा दिल करेगा मौत टल भी नहीं सकती। और अगले ही पल बंधक ने दम तोड़ दिया। क्रॉली ने उस मृत बंधक की तलवार उठाई और चेस पर आजमाई। तलवार के वार से चेस दीवार से टकरा गया। क्रॉली ने माथे पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, इंसान इन कर्ज गियर हथियारों से बहुत तेजी से ताकतवर हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इस वार से क्रॉली खुद भी घायल हुआ, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसकी चोट जल्दी नहीं भर रही थी। अब उसे शक होने लगा कि कोई अंदर से इंसानों को गुप्त जानकारी दे रहा है। हो सकता है कोई ऊंचे दर्जे का वैम्पायर ही गद्दार निकले। उसके दिमाग में नाम घूमने लगे। क्या इसमें क्राल्टीब्स और फेरिड बाथोरी का हाथ हो सकता है? इस बीच इंसानों की बाकी टीमों ने वैम्पायर नोबल लुकल वेस्कर को हराने में सफलता पा ली थी। टीम शिनोआ और टीम नरुमी बाकी स्क्वाड के पहुंचने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर एको एहारा सिर्फ 15 में से 7 सैनिकों को बचाकर लौटी। यू इसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है, मगर मित्सुबा कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। जंग में साथी खोना आम बात है। दूसरी तरफ गुरिन और उसकी टीम मेल स्टेफानो को हराने के बाद अंडरग्राउंड रास्ते से रीग्रुप करने के लिए बढ़ रही थी। फुरान ने नरुमी से नए टीम मेंबर्स के बारे में पूछा और उसने शिनोआ की टीम की तारीफ की, खासकर जब उसने यू को देखा। भले ही उसकी आधी टीम मर चुकी थी, गुरिन ने चैन की सांस ली कि एको की टीम किसी तरह वापस लौट पाई। लेकिन अब लड़ाई का असली खेल शुरू होने वाला था। हालांकि कई अन्य स्क्वाड अब तक नहीं लौटे थे, लेकिन उनके इंतजार में वक्त बर्बाद करने के बजाय गुरिन ने अगले फेज पर बढ़ने का फैसला कर लिया। नागोया सिटी हॉल में 3 वैम्पायर नोबल्स को खत्म करने के लिए भेजी गई 9 स्क्वाड या तो मारी जा चुकी थी या फिर दुश्मनों की कैद में थी। अब गुरिन की निगाहें सिर्फ 2 चीजों पर थी, वैम्पायर नोबल्स को खत्म करना और अपने बंधक साथियों को छुड़ाना। लेकिन वो जानता था कि इको अभी भी इमोशनल मोड में थी, इसलिए उसने उसे ऑपरेशन से अलग कर दिया। उसने इको को आदेश दिया कि वो एयरपोर्ट पर मिले, जहाँ सबके इकट्ठा होने की योजना थी। इको की स्क्वाड को वही रोक दिया गया ताकि वे बाकी लौटने वाली टीम्स तक ये संदेश पहुंचा सके। दोपहर 2:40 पर इको ने अपनी घड़ी देखी और बाकी एलिट स्क्वाड्स की सलामती की दुआ की। तभी एक और स्क्वाड लौट आया जिसने अपने टारगेट्स को नष्ट कर दिया था। लेकिन इको की खुशी चंद सेकंड ही टिक पाई, क्योंकि अगले ही पल वैम्पायरों के युद्धक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे। हालत को भांपते हुए इको ने अपनी टीम को एयरपोर्ट की तरफ भागने का आदेश दिया और खुद अपना कर्ज गियर धनुष तैयार कर लिया। एक जबरदस्त प्रोजेक्टाइल से उसने एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, लेकिन इसके पहले कि वो राहत की सांस ले पाती, दूसरे हेलीकॉप्टर से लैकीज, वेल्ट और रेनेसिम तीनों कूदकर इंसानों को चारों तरफ से घेर चुके थे। इसी अफरातफरी के बीच मिका अचानक इको के पीछे प्रकट हुआ। उसने बिजली की रफ्तार से इको की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन सवाल जरूर था। इको तुरंत समझ गई कि वे इस जंग
जंग में बुरी तरह पिछड़ चुके हैं। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उसने एक कठिन फैसला लिया, अपनी टीम को अंतिम आदेश दिया, कोड 284 इंच। आदेश मिलते ही जो सैनिक इस कोड से वाकिफ थे उन्होंने जहर की गोली खा ली और चंद सेकंड में दम तोड़ दिया। इको ने भी जहर खाने के लिए गोली मुंह में रखी, लेकिन मिका ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। मिका ने उसे जहर खाने से रोक दिया, ये जानते हुए कि अगर वैम्पायरों ने उसे जिंदा पकड़ा तो वे उसे मौत से भी बदतर यातनाएं देंगे। उसने धीरे से इको का मुंह ढका और फुसफुसाया, मरे होने का नाटक करो वरना बचना मुश्किल होगा। फिर वो धीरे से झुका और फुसफुसाया, क्या तुम एक इंसान को जानती हो जिसका नाम युकाइरो हायाकुया है? इको के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई और मिका को जवाब मिल गया, हाँ वो जानती थी। मिका की आवाज ठंडी पड़ गई, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सब कुछ बता दो। लेकिन इको ने उसकी उम्मीद से उलट गुस्से से जवाब दिया, यू मेरा साथी है। ये सुनते ही मिका की आंखों में कुछ और गहरा गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारे लिए यू है क्या? इससे पहले कि इको कुछ और कह पाती, लैकीज ने उन्हें देख लिया, लेकिन मिका ने झट से इको को जमीन पर गिराकर नाटक किया कि उसने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। उसने लैकीज को देखकर सिर हिलाया, कोई फायदा नहीं, ये पहले ही मर चुकी है। इको को आखिरकार समझ आ गया कि वैम्पायर सीधे सिटी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, वही जगह जहाँ लॉर्ड क्रॉली मौजूद था और जहाँ गुरिन और उसकी टीम भी पहुँचने वाली थी। लेकिन इको के दिमाग में एक खतरनाक प्लान था। उसने झटके से चाकू निकाला और मिका की गर्दन पर रख दिया। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी, अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो इसे यही खत्म कर दूंगी। वैम्पायर एक पल के लिए ठिठक गए। वे इको को जिंदा पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसे ढेर सारी अहम जानकारी थी, लेकिन अगर मिका मर जाता तो सारा इल्जाम उन पर आ जाता। इको ने गहरी सांस ली और चेतावनी दी, अगर तुम सब सिटी हॉल गए तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मिका के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसने संदेह भरी नजरों से पूछा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों कर रही हो? इको ने बिना झिझके जवाब दिया, क्योंकि तुमने यू को निकनेम से बुलाया था। मिका के चेहरे का रंग हल्का पड़ा, लेकिन अगले ही पल इको ने हमला कर दिया। लेकिन मिका की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। उसने झट से इको को निहत्था कर दिया और उसे इतनी मजबूती से रोके रखा कि कोई देखे तो लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। लैकीज और रेने जो उन्हें गौर से देख रहे थे किसी भी गड़बड़ को पकड़ना चाहते थे। इको ने गुस्से में मिका को एक जोरदार किक मारी और सौदेबाजी करने लगी, अगर मैं इंसानों की असली लोकेशन बता दूं तो क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? मिका चुप रहा, लेकिन वैम्पायर बाकी जानकारी के लालच में झुकने लगे। इको ने उन्हें गलत दिशा में भेजने का फैसला किया। उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी की सेकंड ट्रूप हिगाशियामा पार्क के बोटैनिकल गार्डन पर हमला करने वाली है। उनका निशाना 17वां प्रोजेनिटर जेन लिंडाओ है। वैम्पायरों के चेहरों पर चिंता छा गई। अगर उन्हें पहले से ये जानकारी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वे तुरंत बोटैनिकल गार्डन की ओर बढ़ने लगे। जब मिका जाने लगा तो इको की आंखों में हार का साया दिखा। उसने हताश होकर कहा, बस अब मुझे खत्म कर दो। लेकिन मिका ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, खुद कर लो। इको ने चाकू की तरफ देखा, लेकिन खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर उसने अभी कुछ किया तो लैकीज और रेने को शक हो जाता कि उसने गलत जानकारी दी है। तभी रेने ने आदेश दिया, इसे भी साथ लाओ, इससे और भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। इको के पास कोई और चारा नहीं था, उसे वैम्पायरों के साथ जाना पड़ा। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि चाहे जितनी भी देरी कर ले, अंत में वे उसे मार ही देंगे। इसलिए उसने खुद ही हालात अपने हाथ में लेने का फैसला किया। एक झटके में उसने मिका पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। मिका ने बिना कोई भावना दिखाए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में इको को खत्म कर दिया। फिर उसने लैकीज की तरफ देखा और झूठे लहजे में कहा, इस लड़की की दी गई जानकारी कोई मायने नहीं रखती, हमें 17वें प्रोजेनिटर की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असल में मिका को इस पर भरोसा नहीं था। उसने दिखाने के लिए कहा कि वो बोटैनिकल गार्डन जा रहा है, लेकिन असल में उसने सिटी हॉल जाने का फैसला कर लिया था। उसने 5 सैनिकों को अपने साथ लिया और हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। हवा में उड़ते हुए मिका के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इको ने यू को बचाने के लिए अपनी जान दी या वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही थी? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब उसे सिटी हॉल जाना था। वहीं दूसरी ओर यू, शिनोआ और गुरिन एक ऊंची बिल्डिंग से दूर बंधकों को देख रहे थे, जिन्हें लकड़ी के क्रॉस से बांधकर लटका दिया गया था। जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, यू और उसकी टीम ने नागोया सिटी हॉल में छिपे वैम्पायरों पर हमला करने की योजना बना ली। दूसरी ओर लैकीज और रेने झूठी जानकारी के आधार पर 17वें प्रोजेनिटर जेन लिंडाओ की रक्षा करने के लिए बोटैनिकल गार्डन की ओर बढ़ चुके थे। इधर मिका ने अपने साथ सिर्फ 5 सैनिक लिए और सीधा सिटी हॉल की ओर निकल पड़ा। उसे किसी भी हाल में यू को ढूंढना था। यू, शिनोआ और उनकी स्क्वाड, नारुमी की टीम और मून डेमन कंपनी पूरी तरह तैयार थे। उनके सामने 26 बंधकों को लकड़ी के क्रॉस पर टांगा गया था। सबको पता था कि ये एक जाल है, लेकिन यू किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहता था। दूर से दुरीन ने एक वैम्पायर को टेस्ट करने के लिए स्नाइपर से गोली चलाई, ये देखने के लिए कि दुश्मन की प्रतिक्रिया क्या होगी। उनके निशाने पर 3 वैम्पायर नोबल थे, 13वां प्रोजेनिटर क्रॉली यूसफोर्ड और 17वें प्रोजेनिटर चेस्ट बेल और हॉर्नस्कल। गुरिन की रणनीति साफ थी, अगर दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर निकले तो सबसे पहले टीम के हर सदस्य को सुरक्षित रखना जरूरी
जरूरी होगा। फिर अगर मौका मिला तो बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो बंधकों को छोड़कर पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प होगा। असल में ये पूरा मिशन सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था ताकि जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी की मुख्य टुकड़ी शिंजुकू पर हमला करने की तैयारी कर सके। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, शिन्या ने ठान लिया था कि वो इस मिशन को पूरी ताकत से लड़ेगा। उसने और योइची ने अपनी स्नाइपर पोजीशन ले ली। दूसरी ओर नारुमी और शिनोआ अपनी टीमों को हमले की पोजीशन में खड़ा कर रहे थे। योइची ने 5वीं मंजिल पर खड़े वैम्पायर नोबल क्रॉली को देखा। उसने गुरिन से गोली चलाने की इजाजत मांगी और गुरिन ने बिना देर किए हरी झंडी दे दी। योइची ने एक जबरदस्त फायर किया लेकिन क्रॉली ने उसे आसानी से चकमा दे दिया, ये दिखाने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। यू और बाकी सबको तुरंत याद आ गया कि क्रॉली वही वैम्पायर था जिसने पहले उन्हें बुरी तरह हराया था और उनके खून तक का स्वाद चखा था। अब सीधा हमला करना बेकार था, इसलिए शिन्या ने 2 विकल्प दिए, या तो बंधकों को गोली मारकर दुश्मन को चौंका कर भाग जाओ या फिर वैम्पायरों को अलग अलग करके बंधकों को छुड़ाकर पीछे हटो। यू ने पहला विकल्प सुनते ही ठुकरा दिया, मैं बंधकों को नहीं मारूंगा। शिनोआ ने गुरिन की तरफ देखा, अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। नारुमी ने सुझाव दिया कि बंधकों को मारकर भाग जाना ही सबसे सही विकल्प होगा, लेकिन यू इस बात पर भड़क गया और तुरंत विरोध कर दिया। नारुमी ने समझाया कि बंधकों में उसके भी दोस्त है और वो भी उनकी सुरक्षा को लेकर उतना ही परेशान है जितना यू। शिनोआ ने याद दिलाया कि ये पूरा मिशन असल में दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए ही था। गुरिन ने आखिरी योजना तय कर दी, हम इतनी आक्रामक लड़ाई करेंगे कि वैम्पायरों को लगे कि हम ही मुख्य सेना है, लेकिन अगर जीतना असंभव हुआ तो तुरंत पीछे हट जाएंगे। इधर क्रॉली और उसके साथी इंसानों की रणनीति को लेकर शक में थे। क्रॉली को लग रहा था कि इंसानों के पास वैम्पायर नोबल्स को हराने की कोई गहरी साजिश हो सकती है। उसे ये भी शक था कि कहीं फेरेड कोई गुप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसलिए क्रॉली ने ठान लिया, हमें इंसानों के कमांडर को जिंदा पकड़ना होगा ताकि उनकी असली योजना का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर गुरिन और शिन्या ने तय किया कि वो क्रॉली पर सीधा हमला करेंगे, जबकि नारुमी और शिनोआ की टीम बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान देगी। गुरिन ने साफ कहा, हमारी प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाना और उन्हें जिंदा बाहर निकालना है। लड़ाई जीतना नहीं बल्कि मिशन पूरा करना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट में खत्म करना होगा। अगर 5 मिनट में काम पूरा नहीं हुआ तो जो जहां है वहीं से नागोया एयरपोर्ट की तरफ भागेगा। हर टीम ने अपने अलार्म सेट कर लिए। जिस पल अलार्म बजे बिना कोई सवाल किए सबको पीछे हट जाना होगा, चाहे कोई पीछे छूट जाए या नहीं। यू और बाकी सभी ने इस प्लान को मंजूरी दे दी क्योंकि टीम वर्क और साथियों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ मिशन शुरू हो गया। गुरिन ने सबसे आगे बढ़कर वैम्पायरों को अपनी तलवार से काटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर माइदो और सयूरी ने अपने कर्ज गियर का इस्तेमाल कर कई वैम्पायरों को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया। गोशी ने अपनी इल्यूजन स्पेल से ऐसा माहौल बना दिया कि सिटी हॉल पर हमला करने वाली इंसानी सेना असल संख्या से कहीं ज्यादा लगे। इससे वैम्पायरों का ध्यान बंट गया और बाकी स्क्वाड को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इधर नारुमी की टीम ने कुछ बंधकों को छुड़ाने में सफलता पाई और उन्होंने अपनी टीम को इसी काम में लगने के लिए कहा। गुरिन ने क्रॉली को सीधा टक्कर दी, लेकिन क्रॉली बेहद ताकतवर था। उसने गुरिन को जोरदार झटका देकर सीधा सिटी हॉल की इमारत में दे मारा। शिन्या ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी क्रॉली ने उठाकर इमारत में फेंक दिया। माइदो मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गोशी ने उसे रोक लिया। मत जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा हालत और खराब हो जाएगी। नारुमी की टीम लगातार बंधकों को आजाद करने में लगी थी, जबकि शिनोआ की टीम ने तय किया कि वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गुरिन और शिन्या की मदद करेगी। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। ईडा कुस्नो की बुरी तरह घायल होकर लौटी और बताया कि दुश्मनों ने उनके सैनिकों को खत्म कर दिया और जो बचे थे उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ वैम्पायर क्रॉली उसफोर्ड ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था, दर्द। क्या कोई वैम्पायर ही उसे धोखा दे रहा है? और अब इंसानों और वैम्पायरों की ये जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। तो आगे क्या होगा, चलो पता लगाते हैं। जैसे तैसे जान बचा के निकले थे, पर गुरिन और शिन्या की सिट्टी पिट्टी गोल। क्रॉली बाकी वैम्पायर नोबल से ज्यादा ही तगड़ा निकला। ऐसा लगा किसी बॉस लेवल के विलेन से पंगा ले लिया हो, लेकिन इनकी अक्ल ठिकाने आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा बाकी 2 नोबल्स का ध्यान भी खींचने का ठेका ले लिया। फिर एंट्री हुई क्रॉली, स्कल और चेस की तिकड़ी। एक तो पहले से ही हालत खराब थी, ऊपर से इन तीनों ने इनके भागने के प्लान की ऐसी तैसी कर दी। उधर शिनोआ की टीम चौथी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन मैडम के दिमाग में कोई सीक्रेट प्लान चल रहा था। बस सबको बोला, मेरे पीछे आओ और सवाल मत करो, यानी पूरी टीम को मोहरे बना दिया। गुरिन ने क्रॉली पर अटैक किया, पर भैया ने तो ऐसे वार रोके जैसे बटर नाइफ से पत्थर काट रहे हों। शिन्या ने दूर से गन से फायर झोंका, लेकिन चेस और हॉर्न ने ऐसा इंटरसेप्ट किया कि गोलियां भी शर्मा जाए। गुरिन ने सोचा, अब तो मेहरू कर्ज गियर का गेम खेलना पड़ेगा। उधर शिन्या ने भी दिमाग लगाया और शॉट्स फायर किए, पर क्रॉली ने आराम से सारे हमले टाल दिए। गुरिन ने चालाकी से एक डिस्ट्रैक्शन बनाया ताकि दोनों निकल सके, लेकिन क्रॉली तो भगाने के मूड में था ही नहीं। फिर जैसे ही
ये दोनों भागने लगे। क्रॉली ने दीवार फोड़कर सामने एंट्री मारी। गुरिन ने शिन्या को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और क्रॉली की तलवार सीधा उस पर जा धंसी। लेकिन मरने का मौका भी क्रॉली अपनी मर्जी से देगा। पहले गुरिन से अपने सवाल पूछने का इरादा था। गुरिन ने शिन्या को आदेश दिया, भाग जा, अब तू मिशन संभाल। ठीक उसी वक्त यू नीचे से कूदा और क्रॉली पर अटैक कर दिया। लेकिन क्रॉली ने इतनी आसानी से वार ब्लॉक किया जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। अब गुरिन की हालत खराब थी। क्रॉली उसे बंधक बना चुका था और यू उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही यू ने वार किया, क्रॉली ने गुरिन को ढाल बना लिया। यू ने फिर दिमाग लगाया, तलवार से लाल आग जैसी एनर्जी निकाली और असुरा कैनन से कई ब्लेड्स बना दी। पर इससे पहले कि वार लगता, चेस और हॉर्न ने अपनी मिलकर सारे हमले रोक दिए। यू ने चेस को निशाना बनाया, लेकिन उसकी तलवार की पावर इतनी थी कि जमीन फट गई। हॉर्न ने अपने कोड़े से यू को हवा में उछाल दिया। तभी शिनोआ ने अपनी सायद से उसे बचाया, पर नतीजा ये निकला कि दोनों दूर जा गिरे। अब सच्चाई सामने थी। वैम्पायर नोबल्स के सामने ये टीम एकदम चूहे बिल्ली के खेल में बिल्ली वाले हालात में थी। आखिरी ऑप्शन था बचकर भागो। योइच की कवर्ड फायर की मदद से पूरी टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर खिसक गई। गुरिन को बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन किमिजुकी तेरा रास्ता रोक लेता है। भाई साहब बोल देता है, गुरिन ने ऑर्डर दिया है, भाग लो नहीं तो सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन तेरी तो हटी जिद। उधर गुरिन को दीवार में दे मारा क्रॉली ने और मजे से पहचान भी लिया। अरे ये वही बच्चा है जो शिंजुकू में कंट्रोल खो बैठा था। पर मारने का मूड नहीं था क्रॉली का। उसे लग रहा था कि तू फेरेट के काम आ सकता है। तू फिर लड़ने के लिए तैयार हो गया, पर शिन्या ने एक झापड़ के बराबर ऑर्डर दिया, अपना हीरो बनने का सपना छोड़ और भाग। तभी शिन्या की नजर पड़ी। एक हेलीकॉप्टर आ रहा था जो शायद वैम्पायर के लिए बैकअप लेकर आ रहा था, लेकिन असल में दुश्मनों की सपोर्ट टीम को एको ने बॉटनिकल गार्डन में उलझा दिया था और हेलीकॉप्टर में तो मिका बैठा था तुझे बचाने के लिए। शिनोआ ने अपनी स्टॉपवॉच दिखाई। रिट्रीट का टाइम 15:10 था। वैम्पायर नोबल्स ने सोच लिया था कि भागने नहीं देंगे बल्कि जिंदा पकड़ लेंगे। गुरिन ने बिना बोले शिन्या को कुछ इशारा किया और शिन्या ने दिमाग लगाते हुए तुझे घसीट लिया, चाहे तू कितना भी चिल्ला ले। चेस और हॉर्न ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी माहौल बदल गया। आग की गुफा बन गई, चारों तरफ लावा ही लावा। वैम्पायर वही अटक गए। क्रॉली को ये देखकर झटका लगा, अरे ये इंसानों के पास इतनी तगड़ी इल्यूजन पावर कहाँ से आ गई। लेकिन सोचने के बावजूद वो अलर्ट था। स्क्वाड के अटैक्स को मजे से ब्लॉक करता रहा। तभी सयूरी ने गुरिन को बचाने की कोशिश की, पर क्रॉली ने उस पर झपट्टा मारा। लेकिन गोशी ने अपनी कर्ज गियर से डिफेंड कर दिया। मेडो ने घात लगाकर वार किया, पर क्रॉली ने उसे भी हवा में उड़ा दिया। गुरिन वही खड़ा खड़ा चीखा, भागो बे, ये क्रॉली इंसान नहीं कोई भूतिया मोस्टर है। योशी ने और मैग्मा क्रिएट किया ताकि सब सेफली निकल सके। क्रॉली ने इल्यूजन को तोड़ दिया, लेकिन अब वो अकेला बचा, सिर्फ गुरिन के साथ। उसने चेस और हॉर्न को गुरिन को बांधने का हुक्म दिया जब तक फेरेट किसी दूसरी जगह से ना आ जाए। उधर लेफ्टिनेंट जनरल कुरिटो को खबर दी गई कि उनका टेस्ट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार होगा, पर जनरल तो जल्दी चाहते थे। उनका इरादा साफ था, वैम्पायर नोबल्स को कांतों में घुसने से रोकना और पूरी मानव जाति को खत्म होने से बचाना। इतने में सैशिरो अपने बाप के ऑर्डर पर पहुंचा और सीधे कुरिटो से भिड़ गया। बाप के प्लान के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन कुरिटो को तो पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने बिना हिचकिचाए सैशिरो को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। कुरिटो ने सैशिरो को पकड़वाने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन भाई साहब का एक खास बंदा एआई उन सबको कचरे की तरह साफ कर देता है। यानी जो कुरिटो को छूने आया उसकी फुल और फाइनल विदाई हो गई। उधर दूसरी तरफ शिन्या किसी तरह यू को घसीटकर जंग से दूर ले जा रहा था, लेकिन यू की आत्मा अब भी गुरिन के पास अटकी थी। पीछे छूटे गुरिन का ख्याल उसे अंदर से कचोट रहा था। शिनोआ ने उसे याद दिलाया, भाई टाइम पे रिट्रीट करने का वादा किया था ना। लेकिन यू की जिद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए ये मिशन जरूरी है। शिन्या ने फिर सोचा कि अब नारुमी की स्क्वाड के साथ मिलकर उन बंधकों को छुड़ाना होगा जिन्हें क्रॉसेस पर बांध कर रखा गया था। यू अब तक कंफ्यूज था, क्या मिशन पहले आना चाहिए या अपनों की जान। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में उनका असली परिवार वही लोग हैं जिनके साथ वो लड़ रहे हैं। इस बात ने सयूरी को भी झकझोर दिया और यू को अपने बचपन की याद आ गई। वो रात जब गुरिन को उसकी चीखें सुनाई दी थी। गुरिन ने उसे चुप कराने के लिए पास आकर पूछा था, क्या हुआ। यू ने कांपती आवाज में कहा, हर रात वही सपना आता है, वैम्पायर मेरे पूरे परिवार को मार देते हैं। गुरिन ने उसकी पीठ थपथपाई। सपना था बे, चिलकर, और उसके सोने तक वही बैठा रहा। धीरे धीरे यू ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, कैसे उसने अपने परिवार और अनाथालय के बच्चों को खो दिया और अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद ही समझ नहीं आ रहा था। गुरिन ने भी अपनी पुरानी यादों को शेयर किया। मैंने भी अपनी लाइफ में एक जरूरी इंसान को खो दिया था और वो दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू तब तक लड़ता रहेगा जब तक तुझे जीने की असली वजह न मिल जाए। वापस प्रेजेंट में यू ने फैसला किया कि उसे और ताकत चाहिए और ताकत के लिए जरूरी था कर्ज गियर सप्लीमेंट्स। लेकिन भाई साहब ने इतनी गोलियां गटक ली कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। अचानक उसकी नाक और आंखों से खून टपकने लगा, पूरा शरीर तड़प उठा। टीम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमीन पर
पर गिरते ही शिनोआ का चेहरा फट गया। यू मर तो नहीं गया। और तभी मिका हेलीकॉप्टर से आया, एक ही झटके में वैम्पायर दुश्मनों को चित कर दिया और सीधा यू को खोजने लगा। सिटी हॉल के बाहर मून डीमन आर्मी कुछ बड़ा ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी कर रही थी। उधर कुरिटो का क्रूर आदेश आया, टेस्ट सब्जेक्ट को और ज्यादा डोज दो, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन टाइम पे रेडी चाहिए। इसके साथ ही उसने गुरिन की रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी तरफ यू जबरदस्त दर्द से छटपटा रहा था। उसने अपनी छाती को पकड़ लिया जैसे अंदर कुछ उसे जकड़ रहा हो। तभी उसके कर्ज गियर का डेमोन असुरामारू उसके दिमाग में फुसफुसाया। तो अब समझ आया, ताकत इतनी आसानी से नहीं मिलती बच्चा। असुरामारू समझ गया कि अब यू को बदले से ज्यादा गुरिन को बचाने की भूख सता रही है। अच्छा बच्चा, अब तुझे असली ताकत चाहिए, असुरामारू ने कहा। मिल जाएगी, पर ये गोलियां खाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सप्लीमेंट श्राप को और बढ़ाते हैं और तुझे सीधे यमराज के पास भेज सकते हैं। और असल में यू मर ही चुका था, पर फिर भी जिंदा था। यू हक्का बक्का था। कहाँ हूँ मैं? परलोक में। असुरामारू हंसा। नहीं बे, तू अब भी जिंदा है, फरिश्तों की मेहरबानी से। यू की नजर उस सुनहरे तुरही ट्रम्पेट जैसी चीज पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। असुरामारू घबरा गया। अबे ओ, वहाँ मत जाना, फरिश्ते शैतानों से भी खतरनाक होते हैं। पर यू की नजरें उसी तुरही पर अटकी थी। तभी असुरामारू ने यू के शरीर की मरम्मत करनी शुरू कर दी। यू का दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी नजरें अब भी तुरही पर ही टिकी थी। तू अब भी इसे पकड़ना चाहता है? असुरामारू ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ थामा। यू ने उल्टा जिद पकड़ ली। मुझे ताकत चाहिए। असुरामारू ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, ले मेरी पूरी ताकत। अब यू आधे मानव और आधे राक्षस की तरह था। तुरंत ही उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर से काले ज्वालामुखी जैसी लपटें निकलने लगी। असुरामारू बोला, अब सोने का टाइम नहीं, जाग बे। और यू वापस होश में आया। अब वो बिना टाइम गवाए सीधे नागोया सिटी हॉल की ओर दौड़ पड़ा, जहाँ गुरिन क्रॉली के चंगुल में फंसा था। अब बात सिर्फ भागने की नहीं थी, अब तो पूरा महाभारत मचाना था। यू अब इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि खुद उसे भी ठीक से नहीं दिख रहा था कि कहाँ जा रहा है। सिटी हॉल के अंदर गुरिन की कुटाई चालू थी। चेस उसे धड़ाधड़ थप्पड़ मारते हुए पूछ रही थी, अब बता, इंसानों के पास इतनी पावर कहाँ से आई? हमें क्या पता बे, गुरिन ने जवाब दिया। लेकिन तब तक धड़ाम, यू ने खिड़की तोड़कर ग्रैंड एंट्री मारी और सीधे चेस पर हमला कर दिया। पर क्रॉली मुस्कुराया और बीच में कूद गया। आओ आओ, जरा तुम्हारी नई ताकत टेस्ट कर लो। क्रॉली ने देखा कि यू की पावर कुछ अलग ही लेवल पर थी। ये लड़का इंसान है भी या नहीं, क्रॉली सोचने लगा। यू ने अपनी असुरा कैनन की ताकत एक्टिवेट कर दी। क्रॉली भी अब पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी खून पीने वाली तलवार को और ताकत दी। तलवारें भिड़ी, पूरी बिल्डिंग हिल गई। पर सिर्फ एक झटके में क्रॉली ने यू को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। यू लगातार मार खा रहा था, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। क्रॉली ने जबरदस्त वार करने ही वाला था कि गुरिन बीच में कूद पड़ा। क्रॉली के हाथ थोड़े रुक गए। हमें इसको जिंदा रखना है, ये याद आते ही वो हिचकिचा गया। गुरिन चिल्लाया, यू भाग यहाँ से। लेकिन यू के भेजे में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसके लिए अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये उसके परिवार और साथियों की रक्षा की बात थी। पर क्रॉली ने ताना मार दिया, अबे तू कुछ और नहीं, बस एक जानवर है जिसे काटने का भी मन नहीं करता। यू के अंदर का लावा उबल पड़ा। गुस्से में उसकी पूरी शक्ल पर लाल शैतानी निशान फैलने लगे। गुरिन चीखा, ज्यादा ताकत मत यूज कर, वरना खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। पर यू को अब सिर्फ ताकत चाहिए थी। उसने असुरामारू को पुकारा, मुझे और ताकत दे। और ये लो। अब उसकी बाई आंख बैंगनी चमकने लगी, माथे पर काला सींग उगाया और चेहरे पर शैतानी दांत आ गए। असुरामारू हंसते हुए बोला, अबे पूरा राक्षस बनना है क्या? यू अब आधा शैतान बन चुका था और पूरी दरिंदगी से क्रॉली पर टूट पड़ा। तलवारें टकराई, पूरा हॉल हिलने लगा। पर तभी अचानक हवा में एक ताबूत उड़ता हुआ आया। गुरिन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही है। उसने किमिजुकी को इशारा किया, गिनती गिन, 9 पर खोलना। ताबूत के अंदर से बैंगनी आंखों की रोशनी चमक उठी और उल्टी गिनती शुरू हो गई। 9, 8, 7। क्रॉली ने सब कुछ भांपते हुए यू को खत्म करने की पूरी ताकत झोंक दी। 6, 5। किमिजुकी ने जैसे तैसे यू को खींचा और ताबूत में फेंक दिया। 3, 2, 1। ताबूत धड़ाम से बंद हुआ और गायब हो गया। क्रॉली सिर्फ देखता रह गया। जैसे ही ताबूत गायब हुआ, नीचे जमीन में एक बड़ा छेद बन गया। मैजिक से तैयार किया गया भागने का रास्ता। क्रॉली और बाकी वैम्पायर्स बस आंखें फाड़कर देखते रह गए। उधर स्क्वाड किसी तरह इकट्ठा हुआ और ताबूत खोला। ये क्या, अंदर यूज हो रहा था बिल्कुल पहले जैसा। ना कोई शैतानी सींग, ना लाल आंखें। अब उनको सिर्फ रेंडेवू पॉइंट तक पहुंचना था, जहां नारुमी इंतजार कर रहा था। पर दूसरी तरफ खेल कुछ और ही हो रहा था। मिका अकेला एक टूटी फूटी सड़क पर खड़ा था। ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। उसकी नजर एक गिल्डेड थ्रोन पर जा टिकी। क्रूल वहाँ बैठी थी, उसके साथ एलिट वैम्पायर गार्ड्स भी थे। पर असली खेल कोई और खेल रहा था। फेरेड एक कोने से सब देख रहा था। उसकी मक्कार हंसी बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मिका ने ऊपर देखा, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे। साला, ये तो क्योटो ग्रुप के लोग हैं, लाकुस वेल्ट के नहीं। अगर जल्दी नहीं किया तो देर हो जाएगी। उसने दूर नजर दौड़ाई। एयरपोर्ट की तरफ कुछ लोग भाग रहे थे। उनमें से एक इंसान को किमिजुकी अपनी पीठ पर लादे हुए था। यू अब मिका के अंदर की पुरानी यादें फिर
फिर ताजा हो गई। वो दोनों अनाथालय में साथ थे, एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहाँ कोई वैम्पायर ना हो, पर वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। अब मिका ठान चुका था, इस बार मैं तुझे इंसानों के बीच नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे वापस ले जाऊंगा। मिका सामने खड़े सैनिकों को घूरता है, दिल में बस एक ही बात, आज तो सबकी बैंड बजानी पड़ेगी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, अपना सबसे प्यारा भाई लेकिन सामने खड़े ये सैनिक उसे रोकने का सपना देख रहे हैं। मिका तलवार उठाता है और ऐसा वार करता है कि सैनिकों की आत्मा तक कांप जाती है, लेकिन तभी गारामी अपनी ढाल लेकर कूद पड़ता है, जैसे मोहल्ले का वो बंदा जो हर लड़ाई में बीच में आ जाता है। मिक्का को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक साइड से बचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोशी अपने श्रापित हथियार से एक गजब की ट्रिक फेंकता है, एक बैंगनी धुना। अब ये धुना कोई मामूली चीज नहीं, ये तो सीधा दिमाग में घुसकर कंफ्यूज कर देता है। मिक्का के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, वो आंखें बंद करता है, अबे ये कौन सा पब्लिक टॉयलेट का धुना है, और सीधे आगे बढ़ जाता है। रास्ते में जो भी आता है उसे उठा उठा कर पटखनी देता जाता है। सैनिक उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बंदे का सिर्फ एक मकसद है, यू को वापस लेना। तभी शिनोआ उसे पहचान लेती है और बोलती है, मिक्का सुनो तो सही। लेकिन मिक्का सोच रहा है, इंसानों पर भरोसा करके ही बर्बाद हुआ था, अब ये चाल नहीं चलेगी। वो बिना सुने सीधा यू की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन किमिजुकी अचानक बीच में कूद जाता है। भाई तू इसे ऐसे नहीं ले जा सकता। मिक्का सोचता है, अबे ये कौन है, और बिना वक्त गवाए उसे एक धक्का मारता है कि बेचारा जमीन पर जा गिरता है। अब यू लगभग उसके हाथ में है, लेकिन तभी योइची सामने आ जाता है। मिक्का रुक जाओ, हम सब एक ही परिवार हैं। मिक्का का दिल एक पल के लिए पिघलता है, पर फिर भी उसे धक्का देकर किनारे कर देता है। भाई मेरे पास टाइम नहीं है इमोशनल ड्रामा का। इतने में शिन्या आ धमकता है और मिक्का को तलवार से सीधा भेद देता है, पर शिनोआ का दानव उसे बचा लेता है। शिनोआ तुरंत कहती है, अबे पागल भाग यहाँ से, यू को लेकर निकल। उसकी पूरी टीम मिक्का को कवर देती है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी सैनिक गुस्से में है, अबे ये तो गद्दारी हो रही है। अब माहौल गर्म हो जाता है, एक तरफ मिक्का को भागने का रास्ता मिल रहा है, दूसरी तरफ लोग उसे काटने को दौड़ रहे हैं। लेकिन मिक्का को पहली बार लग रहा है कि ये लोग सच में उसके तरफ है। वो एक पुरानी याद में खो जाता है, अपना अनाथालय, अपनी हंसी खुशी की जिंदगी। उसे एहसास होता है कि शायद शिनोआ पर भरोसा किया जा सकता है। वो यू को लेकर भागता है, लेकिन चोटें इतनी गहरी है कि उसका वैम्पायर हीलिंग भी काम नहीं कर रहा। इधर इंसानों में बवाल मचा ही था कि अचानक से वैम्पायर्स का एक झुंड धावा बोल देता है, और जो तबाही मचती है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। सैनिकों के लिए अब मिक्का से लड़ना साइड मिशन हो गया, असली लड़ाई तो वैम्पायर से करनी है। मिक्का को अब जल्दी से निकलना होगा, वरना यहाँ से जिंदा बचना मुश्किल है। शिन्या ने पीछे हटने का आदेश दे दिया, लेकिन ये क्या, वैम्पायर सेना का पूरा तांडा आ रहा है। अब माहौल और ज्यादा खतरनाक हो गया है। मिक्का अपने भाई यू को उठाकर बर्फीली सड़कों से भाग रहा है, लेकिन पीछे सिर्फ खून की एक लकीर छोड़ता जा रहा है, जैसे जीपीएस ऑन करके दुश्मनों को सीधा बुला रहा हो। इधर इंसानों की बची कुची फौज अभी भी वैम्पायर्स को ठिकाने लगाने के मिशन में लगी है, लेकिन नागोया में बैठे वैम्पायर कुलीनो नोबल्स को भी झटका लग चुका है, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक और भयंकर सेना भेजी जा चुकी है। शिन्या को अब समझ आ गया कि भाई ये पंगा भारी पड़ गया, और तुरंत सबको आदेश दिया, भागो भाई, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। शिनोआ की टीम तेजी से पीछे हट रही थी, लेकिन नारुमी अभी भी अपने मरे हुए साथियों को छोड़ने के गम में डूबा हुआ था। मगर यहाँ भावनाओं का टाइम नहीं था, क्योंकि जो रुका वो अब कभी नहीं उठेगा। मजबूरी में सबने पीठ मोड़ी और मौत के साए से बचने के लिए दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ मिक्का की हालत खस्ता हो चुकी थी, उसकी चोटें तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जो वैम्पायर स्पेशल ब्लड वायल उसने बचा कर रखी थी वो भी खत्म होने वाली थी। मतलब सीधा फुल ड्राई मोड में था बंदा, और हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बर्फीली सड़क पर सीधा गिर पड़ा। लेकिन नहीं, उसे यू से कुछ कहना था, पर दिक्कत ये कि यू तो अभी भी भूतनी के सपनों में था। उसकी आत्मा कहीं डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में घूम रही थी, और यहाँ मिक्का मरने के कगार पर था। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बस एक घूंट खून पी लूं तो बच जाऊंगा, लेकिन तभी वो बच्चा चीख पड़ा, भूत, दैत्य, राक्षस। मिक्का के अंदर का इंसान जाग गया। उसने अपने वैम्पायर वाली भूख को कंट्रोल किया और वापस यू के पास लौट आया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो कह रहा हो, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है भाई। उधर यू के सपनों की दुनिया में असुरा मारू उसके दिमाग में घुसकर फिलोसॉफी देने लगा। तू अपनों के लिए कितना कुछ कर सकता है, ये तो तुझे खुद भी नहीं पता। और यू की आंखें खुल गई। पहली चीज जो उसने देखी, मिक्का की हालत खस्ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने फटाक से तलवार निकाल ली, क्योंकि इसका दिमाग अब तक एक्शन मोड में था। तभी मिक्का पूरी पागलपंती में यू की तरफ झपटा। भाई ने सीधा धोखा दिया क्या? लेकिन नहीं, आखिरी पल में रुक गया, पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून चाहिए था। यू समझ गया कि मिक्का इस दर्द में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। उसने खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिक्का, मेरा खून पी ले। मिक्का पहले तो पीछे हटा, नहीं, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यू ने आंखों में गिल्ट लेकर कहा, ये मेरी गलती है कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। मिक्का की हालत बेकाबू हो चुकी थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार वैम्पायर वाली भूख जीत गई और उसने यू का खून पी लिया। यू को लगा कि
कि उसके पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने खुद को जिंदा रखा और आज मिक्का उसके सामने खड़ा था। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, क्या ये सब सच में हो रहा है? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ने ठान लिया चाहे जो भी हो अब साथ ही जिएंगे। यू ने मिक्का को भरोसा दिलाया, तेरा वैम्पायर बनना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, बल्कि अगर तुझे इंसान बनना है तो मैं उसके लिए भी कुछ भी कर जाऊंगा। इतना सुनते ही मिक्का का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे बरसों पुराना एक जख्म पहली बार ठीक हो रहा हो। बातों बातों में यू ने गुरन को अपनी ताकत का क्रेडिट देना शुरू कर दिया, लेकिन मिक्का को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। गुरन तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। यू ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं मिक्का, गुरन मेरा परिवार है। मिक्का को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यू की आंखों में वही पुराना भरोसा झलक रहा था। फिर दोनों ने खून पीने वाले हादसे पर हंसी मजाक किया, जैसे वो सब कुछ इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। तभी यू को अचानक अपने दोस्तों की याद आई। मिक्का, हमें अपने परिवार को बचाना होगा। मिक्का ने सुना तो ऐसे शॉक्ड रह गया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। तू फिर उन इंसानों के पास वापस जाना चाहता है? लेकिन यू ने बिना सुने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मिक्का ने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने लगा कि जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी ने दोनों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मेरे अपने वहाँ हैं, तो मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। मिक्का की आंखों में एक पल के लिए बेबसी झलक गई और फिर उसने अपनी तलवार खींच ली। अब वो यू की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रास्ते में दोनों की बातें चलती रही। मिक्का ने उसे याद दिलाया कि वही यू था जिसने कहा था, चाहे कुछ भी हो तुझे जिंदा रहना है। और अब वही यू अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने के लिए तैयार था। भाई तू भी हिपोक्रेट निकला, मिक्का ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन यू के लिए उसके दोस्त ही उसका परिवार थे। आखिरकार मिक्का ने खुलासा किया कि शिनोआ और उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई थी। यू ने ये सुना और मुस्कुराया, यही तो सबूत है कि वो लोग अच्छे हैं। यू ने मिक्का को भरोसे में लिया और आखिरकार मिक्का ने मान लिया कि वो उन 4 लोगों को बचाने में यू का साथ देगा। यू ने पीछे से मिक्का को कसकर गले लगा लिया, धन्यवाद भाई। शिनोआ और मून डेमन आर्मी नागोया एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, न कोई गाड़ी न कोई जहाज, बस वीरानगी और धोखा। उधर यू और मिक्का एक जीप में सवार होकर भाग रहे थे। सड़क पर सिर्फ बर्फ, खून और अंधकार फैला था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी सच्चाई जो मिक्का यू को बताने वाला था। सुन यू, तू सिर्फ इंसानों और वैम्पायर्स की जंग का हिस्सा नहीं है, तू एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का केंद्र है। यू का चेहरा एकदम सुन पड़ गया। तू सिर्फ एक लड़ाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया के खत्म होने का कारण भी तू ही था। यू के लिए ये किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। क्या मैं ही दुनिया की तबाही की वजह हूँ? मिक्का ने तुरंत उसे संभाला, नहीं, ये सब इंसानों का गंदा खेल था। उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हमें मोहरे की तरह चलाया और फिर सबसे बड़ा राज खुला, हमारा अनाथालय। असल में एक लैब था, वहाँ हम सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि सिराफ ऑफ द एंड एक्सपेरिमेंट के गिनी पिग थे। जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी ने हमें एक हथियार की तरह तैयार किया था। यू के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था, लेकिन मिक्का नहीं चाहता था कि यू फिर से उन्हीं इंसानों के चंगुल में फंसे। यू छोड़ दे ये सब, हम कहीं दूर भाग चलते हैं, बस तू और मैं, एक ऐसी जगह जहाँ ये इंसानी लालच हम तक न पहुँचे। लेकिन यू ने गहरी सांस ली और मिक्का की आंखों में देखते हुए कहा, मैं इंसानों से दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान हूँ। मिक्का के चेहरे पर नाराजगी थी, लेकिन यू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। और मैं तुझे भी इंसान बनते देखना चाहता हूँ। मतलब तू अभी सोचता है कि इंसान अच्छे हैं? हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा परिवार वही है। इतने में यू को अपनी पुरानी गलती याद आई। एक बार पहले भी उसने स्वर्ग की तलाश में भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी वो हार गया था, अपने परिवार को खो चुका था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार उसे जीतना था। उधर आसमान में लड़ाकू जहाजों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। युद्ध अब अपने चरम पर था। नागोया एयरपोर्ट पर बचे खुचे इंसानी सैनिक किसी चमत्कार की उम्मीद में खड़े थे, लेकिन वादा किए गए हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचे थे। गुरन ने वादा किया था कि हेलीकॉप्टर आएंगे, तो फिर वो है कहाँ? नरुमी और उनकी टीम नागोया एयरपोर्ट पर फंसी थी। चारों तरफ से वैम्पायर्स घेर रहे थे और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने में मिडो को फ्लाइट कंट्रोल रूम में एक खत मिला, जापानी इंपीरियल डेमन आर्मी के नाम। इसमें लिखा है कि हमें बस इंतजार करना है। इंतजार? हम मर रहे हैं और हमें बस इंतजार करना है। उधर शिनोआ फिर से मुश्किल में थी, इस बार अपने ही साथियों से। तू अब भी उस वैम्पायर मिक्का का बचाव कर रही है? रिका गुस्से में चीख पड़ी। यायोई और काजियामा मर गए और तू जिंदा कैसे बच गई? गुस्से में रिका ने शिनोआ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये सब तेरी गलती है, तू भी मरेगी उन्हीं की तरह। बाकी टीम ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन शिनोआ ने इशारे से उन्हें रोक दिया। रिका की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द। प्लीज बस मेरे दोस्त लौटा दो। इधर नरुमी ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके सब्र का बांध भी टूट रहा था। हम तेरा इतना साथ देकर यहाँ तक पहुँचे और बदले में हमें इंतजार करने को कहा जा रहा है? क्या हमें बस मरने के लिए छोड़ दिया गया है? शिन्या आगे बढ़ा और सच सामने रख दिया। ये आदेश कुरिन का नहीं था, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल कोरिडो का था। कोरिडो, तो ये सब हिरागी फैमिली का गंदा खेल था। अब नरुमी ने फैसला कर लिया, हम इस फालतू मिशन को छोड़ रहे हैं और गुरिन को बचाने जा रहे हैं। जो आना चाहते हैं वो चले। शिगेरू,
और सयूरी ने तुरंत नरुमी का साथ दिया। हमें माफ करना, लेकिन हम अपने कमांडर को यूं नहीं मरने देंगे। लेकिन गोशी और फिडो वही रुक गए। हम शिन्या के साथ रहेंगे और मिशन पूरा करेंगे। टीम 2 हिस्सों में बंट गई थी। अब सवाल ये था, कौन सही था, कौन गलत? मित्सुबा ने शिनोआ से पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? लेकिन शिनोआ शिन्या की हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। और फिर नरुमी ने शिन्या को खुली चुनौती दी, अगर तुझे ऐतराज है तो कोर्ट मार्शल कर दे हमें। शिन्या हल्का सा मुस्कुराया, कोर्ट मार्शल नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस फालतू मिशन को छोड़ दे। युद्ध के बीच नरुमी, मिडो और गोशी खुश थे, क्योंकि मून डेमन कंपनी फिर से एकजुट होकर गुरिन को बचाने जा रही थी। अब हम अकेले नहीं हैं। उधर युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर क्रॉली, एक वैम्पायर नोबल, मरे हुए सैनिकों का मुआयना कर रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि क्रॉल टीप्स, एक और खतरनाक वैम्पायर नोबल, अपनी फौज लेकर आई है और सामने गुरिन जंजीरों से बंधा हुआ था। एक वैम्पायर नोबल उस पर हमला कर रहा था, लेकिन गुरिन चुपचाप हर वार सह रहा था। क्रॉली ने रोका। गुरिन को मारने का आदेश नहीं था, पर वो नोबल गुरिन को मरा हुआ देखना चाहता था। लेकिन गुरिन समझ चुका था, मुझे बस सहना है ताकि ये मुझे शिंजुकू तक लेकर जाए। तभी फेरिड आ गया। अरे क्रॉली, कैसे हो? सुना है तुम्हारी लोकेशन लीक हो गई। क्रॉली गुस्से से भड़क गया, क्या तूने हमें धोखा दिया? फेरिड मुस्कुराया, अरे भाई, खेल तो खेल होता है। मैंने तुम्हारी लोकेशन बेची ताकि शक मुझ पर न आए। और तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, गुरिन खुद है। गुरिन अपनी पिटाई सहते हुए भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में नोबल ने उसे जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पूरा मैदान हिल गया। तभी फेरिड ने क्रॉली को एक और झटका दिया। गुरिन सिर्फ आधा इंसान नहीं, आधा डेमन भी है। उसके अंदर 2 शख्सियतें हैं, एक जो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है और दूसरी, गुरिन की आंखें लाल होने लगी, जो दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। गुरिन के दिमाग में मेहरू, उसकी दिवंगत एक्स गर्लफ्रेंड, मुस्कुराते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। आजा, हार मान ले, वो प्यार से फुसलाती है। लेकिन गुरिन भाई के पास ना तो हाँ कहने की ताकत है, ना कहने की। चुप कर, वो बड़बड़ाता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी जैसे फोन की बैटरी 1% पर हो, बस बंद होने वाला हो। फेरिड पूरी सच्चाई खोल कर रख देता है। गुरिन की ये दूसरी पर्सनालिटी असल में कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि मेहरू की भूतिया मेहरबानी है। हाँ भाई, एक्स तो पहले भी डरावनी थी, अब तो पूरी की पूरी डेमन बन चुकी है। गुरिन के दिमाग में उसका तलवार खुद ब खुद चलने लगती है। वो किसी तरह वैम्पायर नोबल के बूट को पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती है, तलवार चमकती है और नोबल बस नाम का नोबल रह जाता है, कटा हुआ 2 टुकड़ों में। बाकी वैम्पायर दूर से ये सब देख रहे थे, जैसे कोई हॉरर मूवी लाइव चल रही हो। तभी क्रूल आगे बढ़ती है। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि भाई, ये बंदा तो पागल हो चुका है। गुरिन, जो अब पूरी तरह मेहरू के कब्जे में था, क्रूल पर टूट पड़ता है, लेकिन क्रूल भी कोई ऐरा गैरा नहीं थी। एक ही झटके में उसे पटक कर दीवार से चिपका देती है। बच्चे, इतना जोश ठीक नहीं, वो मुस्कुराकर कहती है। बाकी वैम्पायर हैरान खड़े थे। क्रूल को आखिरकार समझ आता है कि गुरिन मेहरू का मैसेंजर नहीं, बल्कि मेहरू की भूतिया फाइल है, मतलब फुल ऑन डेमन मोड। गुरिन बताता है कि मेहरू की असली मौत हो चुकी है और अब वो बस उसकी शापित तलवार में फंसी हुई है। क्रूल को अब एहसास होता है कि उसे उल्लू बना दिया गया था। वो तुरंत प्लान चेंज कर देती है। अब उसे सेराफ ऑफ द एंड एक्सपेरिमेंट किसी भी हाल में सफल बनाना है। गुरिन लोकेशन लीक कर देता है। टेस्टिंग साइट एयरपोर्ट पर है और क्रूल अपने फौज को सीधा वहाँ भेज देती है। इधर फेरिड और क्रोली साइड में खड़े सिचुएशन का मजा ले रहे थे। भाई, दुनिया की काया पलट होने वाली है, इतना कहकर दोनों अपनी वैम्पायर वाली हंसी हंसते हैं। उधर शिनोआ की टीम गुरिन को बचाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आसमान में उड़ता दिखता है। वारप्लेन, पर ये वैम्पायर के नहीं, डेमन आर्मी के थे। और तभी हरागी परिवार का कुरिडो प्लेन से नीचे उतरता है। सब लोग हके बके। भाई, क्या स्टाइल था इसका। कुरिडो सीधा ऐलान कर देता है, हम वैम्पायर्स को हरा चुके हैं। लेकिन शिनोआ और नारुमी को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। भाई, कुछ गड़बड़ है। शिन्या अब कुरिडो से सीधा सवाल दागता है, भाई, टोटल विक्ट्री की बात कर रहा है और वैम्पायर नोबल्स हमारे सर पर खड़े हैं। कुरिडो गुस्से में जवाब देता है, गुरिन कहाँ है? शिन्या सीधा कह देता है, वो तो वैम्पायर उठा ले गए। अब कुरिडो के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे किसी ने उसकी जेब से पर्स चुरा लिया हो। कुरिडो को झटका लगता है और वो शिन्या पर साजिश का इल्जाम ठोक देता है। भाई, खुद की हरकतें देखो पहले। शिन्या की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उससे मैथ का सवाल पूछ लिया हो। भाई, ये बोल क्या रहा है? कुरिडो को अब समझ आता है कि शिन्या को गुरिन की असली सच्चाई का पता ही नहीं है। अबे, तू जानता भी है गुरिन कौन है? वो ताने मारता है, गुरिन तो हमेशा से अपने साथियों को बचाने वाला बंदा था और तुझे अपना भाई मानता था। पर कुरिडो को इन इमोशनल बातों से कोई मतलब नहीं। वो शिन्या को सीधा इग्नोर मार देता है और अपने प्लान में लग जाता है, जो कि डेमन कंपनी के प्लान से अलग था। तभी एआई एक बड़ा सा क्रेट लेकर आती है जिस पर डिफेंसिव स्पेल टैग्स लगे होते हैं। शिन्या, नारुमी और बाकी टीम चौकन्नी हो जाती है। भाई, ये डब्बे में क्या रखा है? कुरिडो का आदेश आता है, हथियार फेंको और मेरे प्लान में साथ दो। लेकिन शिन्या बोलता है, भाई, हम तो पहले से ही दुश्मनों के इलाके में फंसे हैं, कम से कम हमें जाने दे। हैरानी की बात ये कि कुरिडो मान जाता है, पर अगले ही पल, वैसे भी मैं जल्द मरने वाला हूँ, तो अब मेरा असली प्लान शुरू होगा। क्रेट खुलता
होता है और अचानक चारों तरफ से नुकीली मेटल रॉड्स निकलती है। नारुमी अपने शापित गियर से खुद को और अपनी टीम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिफेंस टूटने लगती है। डेमन आर्मी के कई मेंबर्स, जिनमें रीका और इवासाकी भी शामिल थे, इन रॉड से छलनी हो जाते हैं। भाई, ये प्लान था या जनसंहार? सेरी और मिडो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है। नारुमी अब कुरिडो को सीधा टक्कर देने आ जाता है। ये क्या पागलपन है? कुरिडो ठंडी आवाज में जवाब देता है, ये सब इंसानियत की तरक्की और न्याय के लिए हो रहा है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। कुरिडो की स्पेयर्स नारुमी पर हमला करती है, लेकिन तभी किमिजुकी और योइची बीच में कूदकर उसे बचाते हैं। योइची का एक तगड़ा शॉट कुरिडो को धकेल देता है, लेकिन भाई पे कोई असर ही नहीं। कुरिडो लगातार अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता रहता है। ये सब बेकार है। शिनोआ की जान बख्श दी जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी हरागी फैमिली से थी। फिर कुरिडो बिल्कुल विलेन वाले अंदाज में कहता है, लेकिन अब मर सकती हो। अब सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल रही थी। डेमन कंपनी के लोग अब मौत से बस एक कदम दूर थे। तभी अचानक घातक चेन शिनोआ को टारगेट करती है, लेकिन एन मौके पर यू कूदकर उसे बचा लेता है। हीरो की एंट्री। यू के साथ मिका भी था और वो आगाह करता है, भाई, इंसान अब खुद इंसानों पर हमला कर रहे हैं। चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी है। लोहों के शाफ्ट अब भी सैनिकों के शरीर में धंसे हैं। पूरा मंजर ऐसा लग रहा था जैसे कसाई खाने में इंसानों की बलि दी गई हो। यू गुस्से में तिल मिलाता हुआ किरीटो को घूरता है, तू अपने साथियों के साथ ये सब क्यों कर रहा है? किरीटो के चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान थी जो बोलती थी, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। किमिजुकी उन रॉड्स के सोर्स को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका अटैक कंटेनर से टकराकर रह जाता है। अबे, ये लोहे की पेटी कब तक हमारे रास्ते में आएगी? स्क्वाड के मेंबर्स अपने कर्ज गियर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि खुद को बचा सके। भाई, यहाँ लड़े तो कट जाएंगे, भागना ही ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, आसमान से अनगिनत वैम्पायर्स टपक पड़ते हैं। अबे, ये कहाँ से आ गए? एक नकाबपोश नोबल चिल्लाता है, सभी इंसानों को मार डालो। और इधर किरीटो गरजता है, सभी वैम्पायर्स का सफाया कर दो। भाई, अब ये कौन से साइड पर है? बंदा खुद ही कंफ्यूज लग रहा है। शिन्या यू से कहता है, यही मौका है भागने का। मिका भी सहमत होता है, जितना जल्दी निकले उतना बेहतर। गोशी और बाकी स्क्वाड मेंबर्स कहते हैं, हम बच्चों की हिफाजत के लिए यही रुकेंगे। शिन्या अपनी राइफल कर्ज गियर से रास्ता साफ करता है और यू बाकी बच्चों को लीड करता है। यू आगे बढ़ता है, मिका उसके ठीक पीछे था। मैं सबको बचाऊंगा, यू गरजता है और रास्ते में जितने भी वैम्पायर्स आए सबको काटता चला जाता है। किमिजुकी नोटिस करता है कि यू अति उत्साह में बाकी टीम से बहुत आगे निकल गया है। अबे, ये अकेले ही पूरी आर्मी उड़ाने चला है क्या? तभी यू अचानक युद्ध के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और सामने कौन खड़ा था? गुरिन, जो अब वैम्पायर फोर्सेज के साथ था। भाई, तू सही सलामत है। यू की आंखों में राहत थी, लेकिन गुरिन की आंखें कुछ अजीब लग रही थी। उनकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। अगले ही पल गुरिन ने तलवार तान दी और यू पर हमला कर दिया। अबे, तू ये क्या कर रहा है? यू चौंक जाता है, लेकिन तभी मिका बीच में कूदकर यू को बचा लेता है। अब गुरिन और मिका में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। चिनोआ स्क्वाड दौड़कर इस अजीब जंग का गवाह बनने आता है, लेकिन लड़ाई का नतीजा, गुरिन ने मिका को उठाकर यू पर फेंक दिया। यू और मिका दोनों जमीन पर लुढ़क जाते हैं और गुरिन खून भरी आंखों से उनकी तरफ देखता है। ऑपरेशन शुरू करो। किरीटो का आदेश गूंजता है और युद्ध का मैदान एक बार फिर तबाही में बदल जाता है। गुरिन अपनी तलवार को आदेश देता है, इंसानों, वैम्पायर्स और राक्षसों का खून पियो। भाई, अब तलवार भी प्यासा हो गया। यू को लग रहा था कुछ गड़बड़ है। गुरिन, ये सब क्या कर रहा है तू? गुरिन की आवाज में एक अजीब सहरन थी, सेराफ ऑफ द एंड। और फिर वो बिना सोचे समझे इंसानों और वैम्पायर्स दोनों का कत्लेआम करने लगा। जिन्हें भी गुरिन मारता, उनकी लाशें जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि एक बॉक्स से निकली चेन उन सभी को भेद डालती। अचानक बॉक्स फटता है और उसके अंदर से मिराई एक एंजल बनकर उभरती है। अबे मिराई, ये क्या हो रहा है? किरीटो गरजता है, फौरन एंजल को पकड़ो। लेकिन जैसे ही किसी ने मिराई की तरफ बढ़ने की कोशिश की, 5वां ट्रम्पेट, मिराई सीधा ट्रम्पेट बजाती है और मैदान की पूरी शक्ल ही बदल जाती है। धरती फटती है, चारों ओर नुकीले कांटे उगाते हैं, हर तरफ खून खराबा। इंसान और वैम्पायर एक साथ चीख रहे थे। किमिजुकी ये सब देख आग बुला हो जाता है। रुको, ये मेरी बहन है। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुरिन ने उसे ही चाकू घूम दिया। यू और मिका ने गुरिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरिन ने यू को सीधा छाती में तलवार घुसेड़ दी। यू जमीन पर गिरता है, खून में लथपथ। और तभी मिराई के पीछे से विनाश का शैतान अबैडन प्रकट होता है। अबैडन की एंट्री मतलब मौत का नंगा नाच। घोड़े पर सवार उसके दूत इंसानों और वैम्पायर्स दोनों को बेरमी से काट रहे थे। भागो, शिनोआ चिल्लाती है, लेकिन किमिजुकी बुरी तरह घायल था। बहन को बचाने की जिद में हिल भी नहीं पा रहा था। मिका किसी तरह यू को उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घुड़सवारों ने हमला कर दिया। मिका ने दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। यू, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा परिवार हूँ, तू बाकी सबको बचा। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अबैडन की शक्ति के चलते मिका के जख्म नहीं भर रहे थे। यू को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, वो खुद को कुर्बान करने को तैयार था। ट्रम्पेट्स की शक्ति को जगा दूंगा। असुरा मारू अंदर से चिल्लाता है, तू गद्दार है, इंसानियत छोड़ देगा? यू की आंखों
आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। इंसानियत रहे या जाए मुझे परवाह नहीं, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। दूसरा ट्रम्पेट बजता है और अग्नि का महाविस्फोट होता है। पूरा मैदान जलकर राख में तब्दील हो रहा है और फिर यू की पूरी आकृति बदल जाती है। वो बन जाता है किंग ऑफ सॉल्ट। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज है और उसके इर्द गिर्द नमक के तूफान उठ रहे हैं। अबैडन और उसके घुड़सवार यू पर हमला करते हैं, लेकिन यू अपने नए कौशल से उन्हें छूते ही नमक के स्तंभों में बदल देता है। एक एक कर दुश्मन भस्म होते जाते हैं, लेकिन ये शक्ति कोई हल्की चीज नहीं थी। यू बुरी तरह घायल हो जाता है, यहाँ तक कि उसका एक पंख भी टूट जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और अबैडन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आने लगता है और मिराई अपनी बेड़ियों से आजाद हो जाती है। लेकिन तभी किरीटो बिजली का जोरदार वार करता है। यू जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह बेहोश। किरीटो की तलवार यू से टकराने ही वाली होती है कि असुरा मारू बीच में आकर यू को बेहोश कर देता है और फिर यू की नई रूपांतरण शुरू होती है। उसके सिर पर सींग उगाते हैं। शिनोआ स्क्वाड मौके पर पहुंचती है और यू को बचाने के लिए भिड़ जाती है। मिका अब खुद को ठीक कर सकता था और वो भी युद्ध में कूद जाता है। क्रुल भी यू को बचाने आती है, लेकिन फेरेड अचानक उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देता है। मिका मदद करने के लिए बढ़ता है, लेकिन क्रुल उसे रोकती है। यू को बचाओ। क्रुल धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और फेरेड सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। क्रुल ने राजद्रोह किया, अब मैं सब कुछ संभालूंगा। फेरेड अपनी तानाशाही शुरू करता है। फुरान नारुमी को आदेश देता है कि यू को उनके हवाले कर दे, लेकिन नारुमी विरोध करता है और एक शक्तिशाली बैरियर बनाकर भागने के लिए समय खरीदता है। शिन्या गुरिन का सामना करता है और उसे देखकर समझ जाता है वो पूरी तरह से किसी के वश में है। गुरिन तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। यू और उसकी टीम मिराई को पीछे छोड़कर भागती है क्योंकि अभी उनका बचना जरूरी था। शिनोआ अब आधिकारिक रूप से घोषणा करती है, हम अब डेमन आर्मी का हिस्सा नहीं है। मिका उनके लिए रास्ता साफ करता है और आखिरकार वे वहाँ से भाग निकलते हैं। 4 महीने बाद युद्ध में इंसानों की जीत हुई, लेकिन अब अगला कदम सोचना था। वैम्पायर्स लश्कर के हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ यू, मिका, शिनोआ और बाकी साथी एक छोटे से घर में आराम कर रहे हैं। अब वो नए कपड़ों में हैं, एक सच्चे परिवार की तरह बातें कर रहे हैं। अब हमें मिराई को बचाना होगा और फिर हमें संगविनम वापस जाना होगा। लेकिन तभी यू अचानक उठता है, पानी में चला जाता है और अजीब ढंग से बड़बड़ाता है। बारिश शुरू हो रही है।